चलो, एक टॉपिक हम लोग रीडिंग हमको लगता है कि आप लोग को दिए होंगे, है ना। एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग, केंद्र और राज्य के बीच में जो भी रिलेशंस होते हैं उनके संबंध, उनके रिलेशंस के बीच में हम जानने का प्रयास करेंगे कि वह रिलेशन किस प्रकार का होता है। टॉपिक ही है सेंटर स्टेट रिलेशंस। अंत में ऐसे जरूर लगाइएगा, है ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। बहुत बड़ा ही सुंदर टॉपिक है, इसको पहले समझते हैं क्या है। क्वेश्चन इससे बहुत पूछता है और बच्चे क्या करते हैं, इसी क्वेश्चंस में अपने आंसर्स को गलत करके आते हैं लिख करके। बेसिकली उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि बच्चे इस टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं, है ना, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है वर्षा, हम यहाँ देखो कि दो टॉपिक हमारे पास में है। दो टॉपिक क्या है कि एक तो हमको केंद्र के विषय में जानना है, दूसरा हमको राज्य के विषय में जानना है। केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होता है, सोचने वाली बात है। केंद्र और राज्य के बीच में कोई भी रिलेशंस होता है, वो रिलेशंस किस स्थिति में होगा, जब वहाँ पर लोकतंत्र होगा। यहाँ तक दिक्कत किसी बालक बालिका को, है ना। हमने क्या कहा, सुनो ध्यान से, कि केंद्र और राज्य चाहे हिंदुस्तान का हो, नेपाल का हो, पाकिस्तान का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कनाडा का हो, अमेरिका का हो, या किसी भी देश का हो, जहाँ पर क्या है कि सेंटर और स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या होना मस्ट है, लोकतंत्र। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, है ना। उसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ क्या आवश्यक है, लोकतंत्र। यानी हम जब केंद्र और राज्य के विषय में जब पढ़ने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि दिस इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। यानी यह क्या है, सारी का लोकतंत्र का एक भाग है। लोकतंत्र का क्या है, जो संकल्पना हमारी है, उसी संकल्पना में केंद्र और राज्य का क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है, संकल्पना आता है। अब यहाँ देखो, जो लोकतंत्र होता है वैश्विक स्तर पर कितने प्रकार का हो सकता है, तो यह लोकतंत्र होता है नीता दो प्रकार का। या तो क्या होगा, एकात्मक लोकतंत्र होगा, या फिर एकात्मक क्या होगा, सरकार होगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिटरी गवर्नमेंट या गवर्नेंस। ठीक, हमने कहा कि लोकतंत्र पूरे दुनिया में दो प्रकार का होता है, या तो एकात्मक होगा, दूसरा क्या होगा हमारा, संघात्मक होगा। यानी संघात्मक सरकार, या फिर यूं कह ले कि संघात्मक शासन। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नेंस, या इसी को बोलते हैं सिस्टम, पद्धति। अब यहाँ समझो ध्यान से, हमने कहा आपको कि हमारे यहाँ लोकतंत्र में पूरे विश्व में दो ही प्रकार की शासन पाई जाती है। या तो लोकतंत्र होगा, तब यहाँ राजतंत्र की बात हम नहीं कर रहे हैं, बात समझ में आया। लोकतंत्र में क्या होगा, दो ही प्रकार का गवर्नमेंट होगा, या तो एकात्मक होगा या फिर कैसा हमारा होगा, संघात्मक होगा। एकात्मक का मतलब होता है वर्षा कि वहाँ पर राज्य नाम का चीज ही नहीं होगा, यानी केवल एक देश होगा, उसी देश में हर प्रकार के प्रांतों का नाम डाल दिया जाएगा, उसी से उसका शासन प्रशासन चलेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर पूरे दुनिया में है तो उसका नाम है हमारा इंग्लैंड, है ना। या फिर इसको ये कह लो ब्रिटेन, ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन तो छोटा सा उसका जगह हुआ ना, इंग्लैंड कह लो उनको। ठीक, और हमारे पास संघात्मक में क्या आता है, संघात्मक का मतलब हो गया, यानी इसमें दो कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है ऋतुराज, पहला में क्या होगा, एक केंद्र होगा यानी सेंटर होगा, और दूसरा में क्या होगा, पल्लवी, राज्य होगा यानी स्टेट होगा। संघ, संघ का मतलब क्या होता है कि भाई नहीं होता कि संघ बनाते हैं, 5-6 लोग के मिलकर संघ बनाए। यानी जब किसी भी शासन व्यवस्था में, सरकार की शासन व्यवस्था में जब सेंट्रल आता है, केंद्र आता है, और जब राज्य आता है, स्टेट आता है, तो उन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या हम लोग बोलते हैं, संघात्मक सरकार बोलते हैं, या संघात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं। यानी विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर कैसा व्यवस्था है, नीता संघात्मक शासन व्यवस्था है। उसी में से हमारा हिंदुस्तान जो है वह भी एक देश है जहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है। बात समझ में आया। यानी इसके एग्जाम्पल्स अगर तुम देखोगे तो क्या क्या आएगा बताओ तो, एक तुम्हारा इंडिया आ जाएगा, इंडिया, यूएसए आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा, स्विट्जरलैंड आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा। अच्छा, किसी किताब में ना पाकिस्तान का नाम ही नहीं डालता है सब,
है ना भाई, वहाँ भी तो राज्य है, वहाँ भी तो केंद्र है, लेकिन ये सब लिखने वाला सब बोलता है कि पाकिस्तान को छोड़िए देता है। राइटर भी एंटी होगा सर। हाँ, जो भी एंटी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, डालना चाहिए ना भाई उनका भी। देखो, जी। या जहाँ पर केंद्र हो, जहाँ पर राज्य होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, केंद्र होगा, राज्य होगा, या राज्य है या केंद्र है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारा यहाँ कोई यह देश है, मान लो इस देश का नाम है ऋतु, है ना, इस देश का नाम क्या है, ऋतु। तो इस देश में क्या होगा, यह केंद्र है ना, यानी पूरा का समूचा जो एरिया होगा, यह क्या होगा कि यह ऋतु के नाम से जाना जाएगा। बात समझ में आया। अब क्या होगा कि यानी इसके अंदर छोटे मोटे जो प्रांत होंगे, उस प्रांत का कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा, केवल ऋतु मतलब ऋतु, यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लैंड। यानी तुम भले ही तुम प्रांत का नाम अलग हो जाए, वेल्स हो जाए, टेल्स हो जाए, सब मतलब नहीं हमको, बल्कि तुम्हारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा वह इंग्लैंड के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा देश है जिस देश का नाम है, मान लो भारत, जिस देश का नाम क्या है, भारत, तो उस भारत में जो छोटे छोटे प्रांत होंगे, उस प्रांत को हम लोग क्या नाम देते हैं, राज्य। यह हम नहीं देते हैं, बल्कि यह हमारे क्या है, भारत के संविधान में ऐसा मेंशन किया गया हुआ है। ठीक है, भाग, सर एक क्वेश्चन। अरे रुको अभी बोल ले दो हमको। यानी भारत का संविधान जो 11 होता है, उस भारत के 11वें संविधान में यह कहा गया है कि कोई भी देश, हिंदुस्तान के विषय में, कि हिंदुस्तान में क्या होगा, एक मतलब केंद्र होगा, यानी भारत एक देश है तो भारत में क्या होगा, एक केंद्र होगा, दूसरा क्या होगा, राज्य होगा। और केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच में, केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रशासन के स्तर पर, वित्त के स्तर पर, विधायी के स्तर पर और न्यायपालिका के स्तर पर क्या होगा, स्पष्ट विभाजन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि न्यायपालिका जो है, वह न्यायपालिका को भारतीय संविधान बनाने वालों ने स्वतंत्र कर दिया है। यानी न्यायपालिका हमारे हिंदुस्तान में कैसा होता है, एकल होता है। जैसे याद करो, कल के क्लास में ऋतुराज पूछा था ना कि सर पटना के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को राज्यपाल का है नियुक्त नहीं करता, राष्ट्रपति क्यों करता है। यही कारण है ऋतुराज क्या कि हमारे यहाँ न्यायपालिका जो है संविधान में कहा गया है भाग 11 में कि भारत में क्या होगा, एकात्मक यानी यूनिटरी क्या होगा, मोड ऑफ जस्टिस होगा, न्यायपालिका होगा, जुडिशियरी होगा हमारा यूनिटरी। यहाँ तक किसी बच्चे को समझ में कोई दिक्कत। अब बोलो ऋतुराज, अब तुमको क्या पूछना है, पूछो। मेरा पूछना था सर कि जैसे इंग्लैंड है तो उसको बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम, तो उसमें ये आयरलैंड वगैरह भी आता है सर। आयरलैंड का, हाँ जी, तो उसको यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। हाँ, तो उसके अंदर भी सर केंद्र और राज्य होगा कि वो अलग देश है, उसको दिए हुए अपने अंडर में रखे हुए आयरलैंड को, इंग्लैंड। देखो तुम्हारा तो कहना है कि जो यूके है ना, यह यूनाइटेड किंगडम जो है वास्तव में क्या है कि छोटे मोटे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, समझे। जैसे आयरलैंड तुम्हारा हो गया, वेल्स हो गया, इंग्लैंड हो गया, यही सब बोल रहे हो, टेम्स हो गया। बात समझ में, जो छोटे मोटे राज्य प्रांत है, यह प्रांत होगा लेकिन यह अलग से अपना कानून नहीं बना पाएगा। इस पर कानून कौन बनाएगा, यूके का संसद, समझे ऋतुराज। यानी यूनाइटेड किंगडम में कानून जो होगा वह आयरलैंड में भी उसी प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यहाँ वेल्स में उसी प्रकार इम्प्लीमेंट किया जाएगा, हमारे इंग्लैंड में उसी प्रकार इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी एक ही कानून यूके के अंदर जितना भी छोटे मोटे द्वीप हैं, द्वीपीय देश हैं, सब पर वो हावी होगा, क्योंकि वहाँ राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं समझा। उसको देश के तो मान्यता दिया हुआ है, कानून बनाता है यूके, यानी यूके की संसद बनाती है। कारण उसका है ना कि वो सारे देश कॉमनवेल्थ, समझ में आता है, कॉमनवेल्थ का क्या है, हाँ उस कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। हाँ बात समझ में आया। हमारे भारत तो भी है सर, तो भारत का तो न बना सकता है। ये तो भारत के संविधान तो अलग है ना जी। भारत जो है स्वतंत्र हुआ था तो उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जो हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन आया था, माउंटबेटन प्लान आया था, हिस्ट्री में पढ़े होगे ना। ऐसा ही नहीं हम लोग आज़ाद हुए हैं, बल्कि एक कागज बना हुआ है, महारानी के तिजोरी में रखा हुआ है, वहाँ एलिजाबेथ बुढ़िया है ना, अपने घर में रखी हुई है सारा डॉक्यूमेंट अपने पास में। ऑस्ट्रेलिया भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, न्यूजीलैंड भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, बहुत स्वतंत्र है। अभी पढ़े ना ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे, वहाँ भी केंद्र है, वहाँ भी राज्य है। तो
तो ये डिपेंड करता है, जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला था ना ऋतुराज, तो अंग्रेज ने हमसे पूछा, हमारे नेहरू चचा से, राजेंद्र प्रसाद साहब से, गांधी जी से, कि तुम हमारा कानून मानोगे या तुम्हारे पास अपना दिमाग है, कोई लोग है जो संविधान बना सकता है। तो यह लोग बोला क्या कि नहीं हम लोग कानून बना सकते हैं। तब ना नेहरू रिपोर्ट आया था, नेहरू अपना ड्राफ्ट तैयार किया था इसका फंडामेंटल राइट का, उसके बाद कि कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था, अम्बेडकर साहब बोले थे ना। यानी अंग्रेज यह मान के चलता था कि भारतवासी के पास दिमाग नहीं है, यानी हम तुमको आज़ाद करेंगे लेकिन तो हम जो कानून बनाएंगे ना इंग्लैंड में वह तुम्हारे यहाँ लागू होगा। तो चाचा जी जो थे बोले कि नहीं ऐसे का थोड़ी हो सकता है, हम लोग कैपेबल हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने देश का, हम तुम्हारा हिस्सा रहेंगे कॉमनवेल्थ का, लेकिन हम अपने देश पर कानून खुद बनाएंगे। यह तुम्हारा वो जो 1947 का जो एक्ट है ना उसमें साइन किया गया हुआ है, जो वहाँ माउंटबेटन साहब थे हमारे अंतिम गवर्नर जनरल, उनका साइन किया गया हुआ है, प्रसाद जी का साइन किया गया हुआ है, और इनका क्या नाम है, नेहरू जी का साइन किया गया हुआ है। तभी से ना संप्रभु राष्ट्र के बारे में, हाँ, डॉक्यूमेंट का कुछ वैल्यूएशन होता है ऋतुराज, समझ में आया, बुझाया कि नहीं? यस सर। गायब हो गया ये लड़का। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? ठीक, अब यहाँ पर देखो, हाँ, जहाँ नहीं समझ में आएगा तो ऋतुराज ऐसे पूछना बीच में, है ना, थोड़ा जब आवाज़ ख़त्म कर ले तब पूछना तो अच्छा रहता है। ऐसे हम भी भूल जाते हैं कि हमको क्या बताना, समझे, लिंक टूट जाता है हमारा, क्योंकि ये सब याद नहीं रहता है जो मस्तिष्क उसी तरह। अब देखो यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, इंग्लैंड से हमको मतलब नहीं बनता है, नहीं, इसको हटाओ, हमको हाँ मिटा देते हैं संघात्मक। हाँ, अब हम चर्चा करते हैं। हमको देखो इसमें लगभग 3 दिन लगेंगे इस चैप्टर्स में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम बस बेसिक पढ़ रहे हैं कि जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, किसके बीच में, हमारे ये केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच। ठीक, अब देखो, तो अब हमने देखो कि यहाँ जो केंद्र और राज्य के बीच का जो हमने चर्चा किया है, मनीष हो क्लास में, देखो अब यहाँ क्या कि हमने एक चर्चा किया था आपसे पार्ट 11। यस सर। ऐसे नहीं लिखते हैं ना, इसको ऐसे लिखते हैं 11। कभी भी ऐसे मत लिखना पार्ट 11, समझे, हम भी यहाँ गलत लिख दिए थे, पार्ट 11 ऐसे लिखाता है, 11 12 है ना। इसको कौन सा वर्ड बोलते हैं, रोमन बोलते हैं, रोमन लिपि की क्या बोलते हैं, रोमन बोलते हैं, रोमन। यस सर, रोमन लिपि। हाँ, रोमन में ही लिखिएगा। अब देखो कि पार्ट 11 में कहा गया है क्या, जब संविधान बन रहा था राजकुमार, तो संविधान निर्माता वाला ने कहा था कि 11 में हम क्या करते हैं, चूंकि हम अलग कर दिए हैं केंद्र को और राज्य को। भाई सोचो ना कि इंग्लैंड है तनीगो के, समझे ऋतुराज, लेकिन भारत कितना बड़ा है। अगर एक ही खाली वहाँ राज्य नहीं होता तो जो यहाँ प्रधानमंत्री होता वो तो समझो कि मतलब आग होता कि नहीं होता, किसी को कुछ बुझवे नहीं करता राज्य को। और हमारे भारत में देखो कन्याकुमारी में क्या है कि अलग कल्चर है, ऊपर जाके बेंगलोर में अलग कल्चर है, छत्तीसगढ़ में अलग कल्चर है, कश्मीर में अलग कल्चर है। तो एक दिल्ली में बैठा हुआ कोई राजा या आदमी या प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए कैसे कानून बना सकता था, समझ में आया? यह सोच करके भी, यानी जो भारत हमारा विविधता है, डाइवर्सिटी है हमारे हिंदुस्तान में, इसको ले करके भी हमारे अम्बेडकर साहब थे, नेहरू साहब थे, राजेंद्र प्रसाद साहब थे, बोला कि नहीं हमको राज्य भी बनाना पड़ेगा। ताकि भाई देखो झारखंड के आदिवासी की क्या समस्या, उसका अलग समस्या होगा, महाराष्ट्र में जो ट्राइबल पॉपुलेशन का उसका अलग समस्या होगा, मणिपुर का पॉपुलेशन का से उसका अलग समस्या होगा। तो उसके लिए तो वहाँ की राज्य सरकार ही ना काम करेगी, वहाँ के लोग सब काम करेंगे। ये सोच करके भी क्या किया, ये पार्ट 11 बनाया गया और बताया गया कि हम केंद्र और राज्य की शक्ति को बिल्कुल स्पष्ट बांटते हैं, है ना, पार्ट 11 में। अब यहाँ देखो जब पार्ट 11 आया तो इस पार्ट 11 में कहा गया है, पल्लवी हो क्लास में, इसमें 4 प्रकार के केंद्र और राज्य के बीच में, यानी सी और आर के बीच में, सॉरी सी और ये सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस को क्या किया गया है, 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहला भाग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विधायी संबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस। पहला क्या कहा हमने, पहला हमने कहा कि विधायी संबंध। अब विधायी का मतलब क्या हो गया, किससे जुड़ा हुआ रहेगा नीता, ये रहेगा लॉ से, यानी कानून में से, यानी लॉ मेकिंग से, ठीक। हाँ, सेकेंड में देखो क्या होता है, सेकेंड का जो बोल रहा है वह बोलता है प्रशासनिक संबंध, यानी इसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव
रिलेशंस। बात समझ में आया। तीसरा कहता है हमारा विधायी हो गया, प्रशासनिक हो गया, यह हो गया वित्तीय, पैसा का लेन देन, वित्तीय संबंध यानी फाइनेंशियल रिलेशंस। ठीक। अब देखो हमने पहले शुरुआत में क्या बोला कि हमने बोला था कि 4 प्रकार के रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं। 3 तो हमने लिख दिया है, लिखा है ना। चौथा जो होगा वह हमारा होता है, इसको मत लिखना अभी, इसको बोलते हैं हम लोग न्यायिक संबंध। इसको क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिलेशंस। अब देखो जब संविधान का निर्माण हो रहा था, नीतीश हो क्लास में, तो हमारे संविधान बनाने वालों ने कहा कि भाई अगर हम न्याय व्यवस्था को अलग अलग बांट देंगे ना तो होगा क्या कि चूंकि हम नागरिक तो एक ही रहेंगे, भारतीय के रहेंगे। अगर सोचो कि अगर हम न्यायपालिका को बांट देंगे तो क्या होगा कि एक ही अपराध के लिए हो सकता है कि बिहार अलग सजा दे, उड़ीसा अलग सजा दे, झारखंड अलग सजा दे, कश्मीर अलग सजा दे। जैसे मान लो कि हमने नेता का खून कर दिया, मान लो एक पल के लिए, तो अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होता, सोचो बात को, हमने नेता का खून कर दिया, हम बिहार के रहने वाले हैं, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होता तो हमको क्या करता, है ना, खून के बदले मतलब फांसी सजा होती हमको, लेकिन कानून हमको इंडियन गवर्नमेंट क्या देता, हमको फांसी की सजा देता ना। लेकिन अगर बिहार में क्या होता प्रावधान कि नहीं, तुम क्या हो कि तुम 2 खून तुमको माफ है। अगर कानून बनाता कि भाई बिहार के जो भी वासी लोग हैं उसको 2 खून माफ है, अपना तुम खून करो, तो हम क्या होते, बच जाते। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति खून करता तो वहाँ की विधानसभा कानून क्या बनाता कि नहीं, अगर तुम हमको किसी का खून किया तो तुम्हारा पैर काट देंगे। ये समझ रहे हो कि हमने क्या, मर्डर किया, किसी जीव का हत्या किया है, बिहार में उसके लिए अलग कानून है। यानी बिहार में क्या करता है कि 2 खून माफ कर दिया है, उत्तर प्रदेश में क्या किया है कि पैर काट देता है खून के बदले, और केंद्र में फांसी दे देता है। तो देख रहे हो कि ये कैसा चुनावी घोषणा हो जाता है। हाँ, अब देखो बोला कुलदीप की चुनावी घोषणा हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब हम समझा रहे हैं कि अगर ऐसा करता तो क्या स्थिति होती है हमारे यहाँ, बात समझ में, यानी अराजकता फैल जाता। तो सब लोग क्या करता है कि सब लोग प्रलोभन के बिहार में बुलाता, खूने कर देता, फिर चले जाता दूसरे राज्य में, क्योंकि यहाँ तो माफ था। तो इसी चीज़ से बचने के लिए जो राज्य हमारे संविधान बनाने वालों ने न्यायपालिका को एकल कर दिया, बोला कि नहीं, न्यायपालिका पर किसका कंट्रोल होगा, पूर्ण रूप से हमारी केंद्र सरकार का होगा। बात समझ में आया। यानी भारत के किसी भी कोने में, चाहे भारतीय सीमा क्षेत्र हो या भारत का केंद्र शासित प्रदेश हो या किसी विदेशी राज्य में हमारा राजदूत का भवन हो, और कोई भी अपराध करता है तो उसको भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी बोलते हैं, उसी के आधार पर तुमको अपराध के लिए सजा दिया जाएगा। चाहे तुम अपराध बिहार में करो या अपराध कन्याकुमारी में करो या अपराध अंडमान में करो, तुमको एक अपराध के लिए, जो भी अपराध करेगा सबके लिए समान सजा का प्रावधान किया गया है। यानी हम जब पढ़ेंगे ना तो हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को अभी नहीं लिखेंगे। यानी वास्तव में हम क्या करेंगे, हम 3 ही प्रकार के रिलेशंस को अपने आंसर्स में डिस्कस करेंगे और 3 ही प्रकार के हम रिलेशंस को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। हमने बोला 4 प्रकार का, क्लियर है। 4 प्रकार हम इसलिए बोल दिए हैं ताकि आपको चौथा कौन सा पोर्शन है वह दिमाग में रहे और क्या करे, आपको थोड़ा सा स्ट्राइक हो कि हम इसको क्यों डिलीट कर रहे हैं। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्र राज्य संबंध के विषय में उनके क्या क्या रिलेशन से चर्चा करें, तो बताना कि भारत के संविधान के भाग 11 में, अब अनुच्छेद पढ़ेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच में 4 प्रकार के संबंधों की चर्चा की गई है, जिसमें फलाना 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 और चिलाना है। ठीक। यद्यपि न्यायपालिका यानी भारत में ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को एकल कॉन्सेप्ट यानी एकल संकल्पना पर क्या किया है, प्रतिपादित किया है। इसलिए न्यायपालिका पर भारतीय संसद का अधिकार, केंद्र सरकार मतलब ना, न्यायपालिका पर क्या बोलोगी, भारतीय संसद का अधिकार होता है। इस प्रकार हम केंद्र और राज्य के संबंधों को केवल 3 भागों में विभाजित करके बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, जो निम्नवत है। फर्स्ट में विधायी लिखना, प्रशासनिक, वित्तीय, या तुम स्वतंत्र हो, पहले तुम पैसे का लिख दो जिसको पैसा का रहता है, प्रशासनिक लिख दो जिसको आगे पीछे करके। ये बताओ कि यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया सेंट्रल स्टेट रिलेशंस आया? जी सर। ये तो किताबों में दिया हुआ है, पढ़ लेते किताब से जी, हर किताब में लिखा हुआ है। ये तुमसे बोला पढ़ा देने के लिए, बताओ।
आप थोड़ा बेहतर में बताएंगे सर, किताब तो नहीं, किताबी भाषा ये में तो किताबें का तो बताइए रहे हैं नीतीश, जो मिटाएं है इसको। किताबी का। अच्छा, मेकअप करने के बाद थोड़ा सा सुंदरता हो जाती है इसकी, यही ना। चलो। जी सर, जी सर। अच्छा, पीटी तुम लोग का 9 तारीख 7 तारीख को है नहीं? जी सर। हाँ सर, डेट दिया डेट। दे दिया। वर्षा बोल रही कि भी सस्पिशन में है कि बढ़ेगा कि कम होगा। हाँ, अब नहीं बढ़ेगा। अब नहीं बढ़ेगा कोई बोल। गारंटी कोई गारंटी नहीं है सर, बिहार सरकार है। कोई गारंटी नहीं है कि गारंटी नहीं है। टिकट कराना पड़ता है ना सर, फिर नजदीक हाँ में जी बहुत सर। महंगा मिलता है अच्छा, टिकट कराना अगर पड़ता पास है। है। हाँ, जी। ठीक है। चलो, आगे चले। अब टिकट करवा लीजिए वर्षा, वो नहीं होगा। हम भी टिकट कटवा थे, अभी कैंसिल किया तो लगभग कितना, थर्ड एसी में साथ 380 रुपये काट लिया था संपूर्ण क्रांति का। था फिर आज किए हैं जाने के लिए, क्योंकि ऐसे भी मारामारी सर चलेगी। बैंगलोर से बहुत मुश्किल होता है सर, ट्रेन से जाने में 3 दिन लग जाता है। नहीं, फ्लाइट ले लीजिए ना वहाँ से। फ्लाइट में कितना, मेरे ख्याल से 34-35 रुपये तो आ ही जाइएगा, कोई ज़्यादा समय थोड़ी लगेगा वहाँ से आने में। नहीं, समय तो नहीं हम्म। लगता है सर, बट वही है कि फ्लाइट का टिकट कैंसिल, मतलब अगर 5,000 का आप कराइएगा तो उसमें 3,500 कट कर लेगा। नहीं तो अब संतोष रखिए, अब नहीं बढ़ेगा डेट, 7 तारीख को हो ही जाएगा, है ना। आप आ जाइए करवा करके, क्योंकि फिर जैसे लेट होगा तो महंगा टिकट मिलेगा। वो देखो, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या देखते हैं, सबसे जो फर्स्ट पोजीशन का है उसका नाम क्या है, विधायी संबंध। हम इसकी चर्चा करते हैं। रागनी समझ में आ रहा है? यस सर। तुमको रेशम, रश्मि? यस सर। तो कुछ पूछती नहीं हो क्लास में, हम कैसे जाने के समझ में तुमको आ रहा है सब चीज। सर जहाँ दिक्कत होता है पूछ लेते हैं। ठीक, देखो विधायी संबंध का क्या कि देखो, इस रिलेशन के विषय में ना सीधे लिखना भाग 11, बात खत्म। ठीक, अब यहाँ समझो विधायी संबंध के विषय में क्या है कि हम इसको 2 तरीका है। इसका क्या है, इसको अपने आंसर में प्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। एक तो क्या करो कि विधायी में बिंदु बार लिख दो कि केंद्र कानून बना सकता है, केंद्र अपना सेना भेज सकता है, फलाना चिलाना जो भी तुमको बोलना है बोल दो। लेकिन एक क्या होता है कि जो संविधान में अनुच्छेद दिए गए हुए हैं, यदि हम उन अनुच्छेदों को साथ लेकर के लिखेंगे ना तो हमारा उत्तर कैसा हो जाएगा, बड़ा सुंदर हो जाएगा। जैसे मनीष कुमार ने एक आंसर लिखा था चुनाव आयोग के विषय में, है ना मनीष, टेस्ट में था सेकंड पेपर में, अभी कॉपी भेजे हैं, देखे हैं अपना, देखे हैं? जी सर। काटे हैं तो कुछ संतुष्टि मिला है? यानी आपने क्या किया कि अगर तुमसे पूछे कि चुनाव आयोग का क्या फंक्शन है तो बहुत सही हो जाएगा। उसका अपने चुनाव आयोग की संरचना और गठन के बारे में चर्चा किया है, प्रश्न कुछ और पूछा जा रहा है, बात समझ में आया, इसलिए हमने उसको क्या किया है, काट दिया है। आपको भले ही कुछ पल के लिए हम पर गुस्सा आया होगा, कितना लिख दिया मास्टरबा, काट दिया, लेकिन वो काटे इसलिए कि ताकि आपकी दिशा नहीं भटके। प्रश्न में पूछ रहा है कोविड का, आपने कुछ और लिखा हुआ है ना। तो जहाँ अनुच्छेद का नीड होगा वहाँ अनुच्छेद डालिए, जहाँ नीड नहीं तो हम अनुच्छेद क्यों डालेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, विधायी संबंध को यदि हम संविधान में दिए गए आर्टिकल्स को लेकर के लिखते हैं तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बड़ा सुंदर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखो विधायी संबंध के विषय में एक ही महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि संविधान के भाग 11 में आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 255, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक केंद्र और राज्य के बीच में विभिन्न प्रकार के विधायी संबंधों को क्या किया गया है, बताया गया है, लिखा गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 45 से 55 तक लगभग 11 गो अनुच्छेद होता है, सबको तो लिखना जरूरी नहीं है। उसमें क्या करना है कि 5 को 6 को लिख दो जो महत्वपूर्ण है, जो याद है, क्योंकि सब एक दूसरे से ओवरलैप करता है, आगे पढ़ेंगे देखेंगे हम लोग। इसमें क्या है कि तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, या तो गूगल करके पूरा लिख लो 45 से 55 तक, या हम जो डिस्कस महत्वपूर्ण कर रहे हैं उसी को पढ़ करके याद करके लिखो, काम हम लोग का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, हम लोग का बहुत मैक्सिमम काम हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करते हैं कि मेरे पास ये स्पष्ट विभाजन है, यानी संविधान में कहा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसा होगा, तो यही ऐसा होगा। कैसा? जैसा आर्टिकल 245 कहता है वैसा। समझी रेशम?
अब इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा धागे में गूंथने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि आर्टिकल 245 है ना। देखो आर्टिकल 245 पहले लिख लो हिंदी में, फिर इंग्लिश में लिखवा देते हैं। ये आर्टिकल 245 लिख लेना। अच्छा देखो हम शॉर्ट में लिखवा दे, भाषा तुम लोग बना लोगे खुद से? यस सर। ठीक है, फिर लिख लीजिए भारतीय संसद संपूर्ण भारतीय क्षेत्र या किसी क्षेत्र विशेष के लिए कानून बना सकता है। संसद संपूर्ण भारतीय क्षेत्र अथवा किसी क्षेत्र विशेष पर कानून बना सकता है। इंग्लिश में लिख लो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर इंटायर इंडिया और फॉर अ स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक एरिया, और फॉर स्पेसिफिक रीजन्स और स्पेसिफिक एरिया। समझ में आ गया सब लोगों को? यस सर। देखो क्या कहता है, ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से। अब इसको क्या करना, इसको अगर तुमको ज़्यादा बांटने का इच्छा हो रहा है तो क्या करना, 245 1 में बांट दो और 245 2 में बांट दो। 241 में क्या करना कि भारतीय संसद जो है संपूर्ण भारत क्षेत्र में क्या कानून बना सकता है। 245 2 में क्या लिखोगे कि राज्य का विधानमंडल राज्य सीमा क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। अगर लिखना है तो लिख लो आप लोग। क्लियर है? यहाँ तक आगे चले बढ़े? देखो समझो यहाँ पे सर इसमें कंडीशन लगा होगा ना, नहीं तो राज्य तो स्वयं बनाती है कानून। क्या बोल रहे हैं शर्मा जी, बताएं। सर केंद्र सरकार वो राज्य में कानून तभी बना सकती है जब वो केंद्र सहमत हो, वो अपना सहमति दे कि ऐसे अपने मन से केंद्र बना सकती है। बहुत मतलब ये उत्सुकता है जानने का या फिर प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे? दोनों पहले क्लियर कीजिए तब हम बताएंगे आपको। नहीं सर ये प्रश्न है। प्रश्न है, ठीक है। देखो प्रश्न जिसका सीधा सा जवाब है कि केंद्र हमारे सबसे बड़के फूफा हैं, ठीक, राज्य छोटके फूफा हैं। तो केंद्र बड़के फूफा जो चाहेंगे छोटके फूफा को मानना होगा। यानी केंद्र के पास में पावर है समवर्ती सूची का, राज्य सूची का, केंद्र सूची का बना संविधान बनाया हुआ है ना। तो हम केंद्र सरकार क्या करता है शर्मा जी, समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है, संघ सूची पर कानून बना सकता है। और संविधान का अनुच्छेद आगे पढ़ेंगे हम लोग, वह संविधान का वह पार्टिकुलर अनुच्छेद भारतीय संसद को यह पावर देता है कि तुम राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकते हो, उसके लिए राज्य की सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कर रहा है? आपका संविधान कर रहा है, आपके देश का संविधान कह रहा है। राज कहेगा सर शर्मा जी का संविधान देश का कर, आपका देश का संविधान क्या कहता है? तो मेरा भी देश का संविधान वही कहता है जो आपके देश का संविधान कहता है। ठीक है शर्मा जी, क्लियर हुआ? यानी विधानमंडल कुछ नहीं है, समझे? केंद्र होता है भाई। केंद्र अगर चाहे तो राज्य को खत्म कर देगा रातों रात, है ना। समझ में आया? देखो इसको अपनी भाषा में लिखना है। कैसे लिखोगी रेशम, बताओ तो ये वाला। तो पहले इस वन का बताओ लैंग्वेज में, खूब सुंदर से बताओ तो कैसे लिखोगी इसको। सर ये 245 का वन संपूर्ण भारत मतलब राज्य के किसी भी क्षेत्र में अपना कानून बना सकता है, यही ना होगा? तुम बोलो तो रेशम। हंस रहा है, देखो तो कोई खिखिए जैसा हंस दिया नेता के जवाब। कौन हंस रहा है जी? पलवी हंसी होगी, उसी का ये आवाज है ना पलवी? हंसी हो ना। भारतीय संविधान भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि वह संपूर्ण भारतीय क्षेत्र या भारत के किसी क्षेत्र विशेष पर कानून बना सकता है। समझ में आया? देखो इसको समझो। यहाँ पर संसद कहाँ बैठा हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली बोलती हो, दिल्ली जहाँ आप रहते हैं। हाँ दिल्ली में बैठा हुआ है, ठीक। अच्छा, यानी यहाँ पर बैठा हुआ अगर कोई भी संसद कानून बनाएगा ना शर्मा जी, तो यहाँ लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक क्या होगा? लागू होगा। यहाँ गुजरात से लेकर के कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक क्या होगा? लागू होगा। यानी इतना पावरफुल है कौन? यह कौन कहता है? संविधान का आर्टिकल 245 1 कहता है। और यह जो कानून बनाएगा ना,
ऐसा नहीं कि कुछ अलग कानून बनाएगा, जो भी रूल बनाएगा वह रूल पूरे के पूरे इंडिया में एक समान होगा। जैसे हत्या किसी का कर दो तो क्या तुमको मिलेगा, चाहे तुम हत्या कन्याकुमारी में करो या फिर जाके बेंगलोर में वर्षा का हत्या कर दो, पता चलेगा तो तुमको क्या मिलेगा, फांसी पर टांग देगा वो खा करके। नहीं, तुमको यानी जो भी कानून होगा वो देश और क्षेत्र से नहीं बदलता है। वो पहले के टाइम अलग था कि लॉर्ड में कुछ एक 90 कितना में मारा था जी, एक ही साल में चाकू मार दिया 72 में। लॉर्ड उसका जिंदगी लेकिन बड़ा सही है। हाँ 1872 उसका हर काम 72 में ही है हो गया है ना। तो उस समय गया कि तुम कहीं जाके मार दोगी। अब क्या है, यही हम बताना चाह रहे हैं कि 245 जो है वो क्या करता है रागनी, कि जो भी लॉ बनेगा वो पूरे देश में एक समान लागू होगा। लेकिन इसका अपवाद, अरे सुनो 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 मेरी बात, यह इसमें भी एक अपवाद है। इसमें क्या है, एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसूची 5 और अनुसूची 6 यानी जो शेड्यूल हमारा 5 और शेड्यूल 6 है, क्या कहता है कि वहाँ के जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है या एरिया है, वहाँ का प्रशासन राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने अनुसार विवेक अनुसार चला सकता है। यदि हम जो संसद जो कानून बनाता है ना नीतीश, अगर कोई भी राज्य जो शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 से जुड़ा हुआ है तो यह राष्ट्रपति के विवेक पर डिपेंड करेगा और वहाँ के राज्यपाल के विवेक पर डिपेंड करेगा कि सेंट्रल का कानून अपने यहाँ लागू करे या ना करे। जैसे मान लो, जैसे यहाँ 7 सीट है ना, यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आदिवासी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और यहाँ के जो स्टेट्स हैं वो 5 और 6 सूची में बद्ध है संविधान वाले में। ठीक, तो अगर क्या है कि कुछ जो अपवाद स्वरूप कानून, ऐसा तो नहीं कि खून वहाँ करेगा तो तुमको माफ़ी कर देगा, नहीं, यानी कुछ अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे लॉ होते हैं। जैसे मान लो कि बिहार में क्या कि कोई ऐसा सरकार कानून बनाया कि प्रत्येक व्यक्ति को मनरेगा में हम 100 रुपया का रोजगार देंगे, मतलब दिहाड़ी देंगे। ठीक, लेकिन वह राष्ट्रपति अगर चाहे तो बोलेगा नहीं, जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का स्टेट है उनको हम क्या देंगे, वहाँ गरीबी ज़्यादा, तो वहाँ क्या करेंगे, हम 120 रुपया देंगे अलग से दिहाड़ी मजदूरी। तो इसके खिलाफ पर तुम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हो, किसी भी न्याय दरवाजे पर नहीं जा सकते हो कि भाई बिहार में मनरेगा को 100 रुपया दे रहे हो और सोवियत सिस्टर्स में तुम 120 रुपया दे रहे हो। क्यों? क्योंकि वो किस में सूचीबद्ध है, सारी का शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में। अपवाद स्वरूप इसको क्या है, माफी मिला हुआ है। ठीक, और दूसरा तुम बताओ, तुमको क्या खलबली मच रहा था, बताओ तो। यस सर, क्या खलबली मच रहा था? यही बोलने वाले थे सर। मिजोरम, जो अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड है ना, इस सब के लिए स्पेशल कानून बनता है सर, आप बता दिए हैं। तो इससे अरुणाचल के लिए नहीं, इससे क्या सीख मिलता है ऋतुराज, कि हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ के बदला यहाँ सिंदूर पड़ जाएगा तो डिजाइन बन जाता है, समझे। जब हमारे क्लास करने के बाद संतुष्टि नहीं हो तब हमसे पूछिएगा। ठीक, चलो देखो, ये तो हो गया किसका संसद। अच्छा, एक ट्रेंडे चल गया, नहीं सही ना बोलता है कि हरबरी के अब यहाँ कनपट्टी में सिंदूर, आजकल की फीमेल क्या करती है, यहाँ सिंदूर लगाती है। सही, ट्रेंड उसको बोलते हैं ना, ट्रेंडिंग चालू हो गया है। अभी जो सर, अभी जो वर्तमान में घटित घटना हुआ है, संथाल परगना जो झारखंड में अभी विधानसभा से पारित हुआ है सर, वो भी तो आदिवासी क्षेत्र विशेष है। हाँ, विशेष अभी मान्यता दिया गया है। हाँ, दिया गया तो उसमें केंद्र सरकार कोई कानून नहीं बना सकती है सर? नहीं, केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है राज्य विधानमंडल पर कि वह कानून को अपने यहाँ लागू करे कि न करे। लेकिन अगर राष्ट्रपति साइन कर देता है लॉ पर, उसके बाद ही ना इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन वहाँ की आज चूँकि देखो, वहाँ पर क्या है कि झारखंड हमारा अनुसूची 5 और 6 में नहीं है, समझे। वहाँ का जो आदिवासी का कल्चर अलग है, तो वहाँ विधानमंडल के कानून लागू होगा। केंद्र चाहे तो उनके वेलफेयर के कुछ कानून बना सकता है। वो केवल इसीलिए लागू होता है कि जो अनुसूची 5 और 6 में जो दर्ज स्टेट है ना, राज्य हैं, उनके लिए यह अपवाद बनता है। कौन? अनुच्छेद 245(1) का, समझे। जैसे मान लो कि बिहार में आदिवासी, जैसे भागलपुर में तुमको आदिवासी मिलता है, चंपारण में आदिवासी मिलता है, तो सरकार कुछ अलग कानून बना सकती है। बनाए की ना बिहार सरकार कि पहले क्या था कि वाल्मीकि व्याघ्र अभयारण्य में जो था, वहाँ का जंगल की लकड़ी को कोई नहीं काट सकता था।
लेकिन बिहार विधानमंडल में वहाँ के नरकटियागंज का कोई विधायक उसने आवाज़ उठाया था वहाँ कि भाई आदिवासी लोग क्या करेगा, उनके पास ना तुमको उज्ज्वला योजना का स्कीम जा रहा है ना कुछ जा रहा है, लोग कहाँ से अपना जीवन यापन करेगा। तो उनको सरकार ने क्या किया, छूट दिया बिहार सरकार ने कि तुम जो ये टाइगर रिजर्व में जो भी जंगल का लकड़ी गिरा हुआ रहता है ना, उसको आदिवासी लोग क्या करेंगे, अपना जलावन में यूज कर सकते हैं, उसका व्यापार कर सकते हैं, उसके लिए कोई पकड़ धकड़ नहीं करेगा। तो किया ना वेलफेयर के लिए। ठीक, देखो ये तो हो गया किसका, हमारे केंद्र का, ये समझ में आ गया रश्मि। अब देखो 245(2) में क्या कहता है, यानी विधानमंडल, यानी इसी में देखो क्या है कि हमारा एक छोटा सा राज्य यहाँ पर बसा पड़ा है ना जी, छोटका सा बुटुनकी से राज्य हमारा कौन सा, बिहार है। तो आर्टिकल 245 का क्लॉज 2 क्या कहता है वर्षा, कि राज्य का विधानमंडल, कोई भी राज्य हो, चाहे हमारा बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हमारा उत्तराखंड हो, ये इसका कि गुजरात हो, कोई भी राज्य हो, उसका अगर विधानमंडल जो कानून बनाएगा वह कानून कहाँ तक लागू होगा ऋतुराज, उसी राज्य के सीमा क्षेत्र में, उसके बाहर लागू नहीं होगा। यानी बिहार विधानमंडल में कोई कानून बनता है तो झारखंड में लागू नहीं होगा, उड़ीसा में लागू नहीं होगा, वह कहाँ लागू होगा, हमारे केवल बिहार में। यही विधायी संबंध, कितना अच्छा विधायी संबंध, बताओ तो स्पष्ट संविधान कितना बार दिया कि भाई तुम्हारा राज्य है, तुम्हारे यहाँ जाति विशेष का लोग अलग रहता है, तो तुम अपने अनुसार क्या बनाओ, कानून बनाओ। नहीं समझ में आया, नहीं बोल रहे हो? नहीं जी सर, क्लियर हो रश्मि तो बोल रही कि नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत हो गया सर? एक बार और बताइए सर। जिनको एक बार फिर सर्टिफाइड कर दें। अच्छा, तुम तो ऐसे बोलते हो, सेटिस्फाइड कर दो, लगता है कि हम हावी हो गए होंगे तुम लोगों पर एकदम पढ़ाते पढ़ाते जी। इसमें इतना आसानी से समझा रहे हैं, अब इससे कैसे इजी हम समझाए। देखो ऐसा मत बोलिए सर। नहीं, अरे मजाक हंसी चलता रहता है। देखो यहाँ पे क्या है कि आर्टिकल 245 में क्या कहता है रश्मि, फिर से समझो कि इसको दो क्लोज में हम बांटते हैं, 245(1), 245(2) में। ठीक, 245(1) क्या कहता है कि भारतीय संसद को यह संपूर्ण अधिकार है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए जो कानून बनाएगा वह भारत में सभी क्षेत्र में समान रूप से क्या होगा, लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा, चाहे हमारा लद्दाख हो, लक्षद्वीप हो या अंडमान निकोबार हो। समझी? और यह कानून क्या होगा कि मतलब जो है कानून सबके लिए इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन जो शेड्यूल 5 और 6 के राज्य हैं, जैसे कि हमारा मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, है ना, या ये जो जहाँ पर आदिवासी पॉपुलेशन जाता है, जहाँ पर प्रशासन राज्यपाल के अनुसार चलता है, वहाँ पर यह कानून राष्ट्रपति और राज्यपाल के विवेक पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर यह कानून लागू किया जाए अथवा नहीं। ये हमारा हो गया अनुच्छेद 245(1) का। और 245(2) यानी विधानमंडल के विषय में क्या कहता है नीता, कि राज्य विधानमंडल में जो भी कानून बनेगा उसका दायरा कहाँ तक होगा, उसका दायरा यहीं तक होगा। कहाँ, यानी राज्य का जहाँ तक सीमा होगा वहीं तक उसका दायरा होगा। हमने यही तो समझाया है अभी आपको, अभी भी समझ में नहीं आया है, ये बताओ। अब बोलेगी समझ में आ गया, हम जान रहे हैं वही बोलबे करेगी, चाहे लाजे बोले या शर्मे बोले, बोलेगी हाँ समझ में हमको आ गया। नहीं वो तो शर्माओ नहीं, बोलो नहीं समझ में, तो फिर बताते नहीं हैं। सर, आ गया था समझ में, लेकिन वो थोड़ा मतलब आर्टिकल, हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ ठीक, देखो बताते क्या है, भारतीय संविधान में जो अनुसूची, क्या अनुसूची दिया गया हुआ, 22 अनुसूची है ना, उसी अनुसूची में एक 5वां अनुसूची है और एक 6ठा अनुसूची है। यह अनुसूची क्या कहता है कि भारतीय संविधान में यह अनुसूची किसी राज्य विशेष में प्रशासन से संबंधित है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मणिपुर में क्या है कि बहुत आदिवासी एरिया है ना जी, तो यानी आदिवासी का जो भाषा हो गया, वहाँ की संस्कृति हो गया, वहाँ का जो लिपि हो गया, उनको प्रोटेक्ट करने का अधिकार किसका है, सेंट्रल स्टेट दोनों का है ना जी। तो वहाँ पर क्या कर सकता है, यानी यह अनुसूची कहता है कि अब वहाँ का जो प्रशासन होगा गवर्नर अपने हिसाब से चलाएगा, राष्ट्रपति अपने हिसाब से चलाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट जो होता है संवैधानिक पद है, यानी यह संविधान की रक्षा करेगा और हमारे जन कल्याण का भी रक्षा करेगा। लेकिन सोचो कि यहाँ पर कुछ आदिवासी तो बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन जो यहाँ विधानमंडल में मान लो, अगर मान लेते हैं कि विधानमंडल में कोई भूमि बल आदमी मुख्यमंत्री बन गया, आदिवासी से कुछ लेना देना है ये नहीं है। जैसे कुछ कट्टर हिंदू बन गया मुख्यमंत्री, मुसलमान का कल्याण नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दंगा होगा कि नहीं होगा।
उसी को कंट्रोल करने के लिए भारतीय संविधान में यह 2 अनुसूची का वर्णन किया गया है कि इस जहाँ जहाँ ये संसद तय करता है कि कौन सा राज्य अनुसूची 5 में होगा या कौन सा राज्य अनुसूची 6 में होगा, यह पार्लियामेंट को पावर है तय करने का, विधानमंडल नहीं करता है। तो इसका प्रशासन फिर कौन चलाता है? राज्यपाल अपने हिसाब से रूल बना सकता है, चला सकता है। ये तुम नहीं पढ़ी होगी किताब में, इसलिए तुमको कन्फ्यूजन हुआ है ना। चलो, तो तुम लोग बीए कैसे पास कर ली हो जी अब इतना कॉलेज में? और अभी इसमें 4 ही राज्य हैं ना? हाँ, अनुसूची हाँ जी 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 उसमें मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अरे जी जी, वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मिटाएं इसको। ठीक। सर बीए पास करने के लिए अथी तो मिलता है, गाइड और वो गेस्ट पेपर। अच्छा, मिलता है नहीं? अच्छा, हम लोग का ना मुजफ्फरपुर में कॉलेज जानते हो, वहाँ से हम पढ़े रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग का कुछ गाइड का चलबे नहीं करता है। वहाँ अगर आता है तो लिखो, नहीं आता तो मत लिखो। ये होता है कि अच्छे कॉलेज से पढ़ने पे थोड़ा सा ना नॉलेज हो जाता है अच्छे तरीके से। जैसे नीता में देखिए, नेता हम लोग को भी सर बीए में नहीं दिया गया था, थोड़ा भी छूट नहीं दिया गया था, लेकिन हाँ। जो पढ़े थे वही लिखे। जैसे नीता में, हाँ, जैसे नीता क्या है, बोलिए सर, सॉरी। जैसे नीता का जो नीता में इतना का है घनघोर गलती होता है उनके कॉपी में, देखिए नीता में इसलिए होता था कि वह चिटपुट जी, उसको क्या बोलते हैं, कुंजी की गाइड बोलते, उससे पढ़ी लिखी है, तो वैसे भी गलती लिखा रहता है। तो हमेशा जब तुम लोग का बाल बच्चा होगा तो अच्छे कॉलेज में पढ़ाना, भले ही तुमको डबल मेहनत करना पड़े, एजुकेशन अच्छा जरूर देना। एजुकेशन ही हथियार है जीवन जीने का, समझे? चलो देखो, ये हो गया 245 का। अब यहाँ पर देखो, अब आर्टिकल 246 में हम करते हैं, ये हम लोग विधायी संबंध का पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? देखो, इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि एक बार दिमाग में बैठे तो तुमको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, 246 लिख लो। हम शॉर्ट में लिखवाते हैं, तुम उसको एक्सप्लेन अपनी अपनी भाषा में कर लेना। लिख लीजिए, केंद्र और राज्य में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा। केंद्र और राज्य में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा। क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बताओ तो रागनी, थोड़ा सा इस वर्ड पे ना प्रभात का किरण डालो। हाँ, इस पर प्रभात की किरण डालो तो कि कैसे लिखोगे अपनी भाषा में? सर, केंद्र और राज्य का जो शक्ति होगा उसके बीच में बंटवारा करेंगे। कैसे? चाकू से काटोगी या हंसुआ से काटोगी? केंद्र और राज्य का अनुच्छेद तो दिया है ना करने के लिए, होगा ना सर, सम सूची, राज्य सूची और संबंधित इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे संविधान के द्वारा अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है या शक्ति दिया गया है उसको अलग अलग बात से दिखाया गया है। सर इसमें ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोलिए। आर्टिकल 246 के तहत संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अपने अधिकारों पर कानून बनाने के लिए उनके लिए एक अलग सूची की व्यवस्था की गई है, जो उन्हीं सूची के अनुसार वे अपना कानून बना सकते हैं। हमको एक चीज बताओ, हम जब यहाँ लिखवा है शक्ति का बंटवारा, पावर लिखे है ना, तो आप लोग सूची पर क्यों चले गए हैं? हमको ये चीज समझाओ तुम लोग। हम तो पावर की बात कर रहे हैं ना, हमने तो हम कहा है पावर की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं। यही अंतर होता है हड़बड़ी में, और आप लोग सीधे पहुंच गए हैं लिस्ट पर, यानी सूची पर। क्या लिखोगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों के संदर्भ में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ताकि राज्य और केंद्र अपने अपने स्तर से उन शक्तियों को क्या करे, इंजॉय करे और उन शक्तियों का अपना अनुपालन करे। इन्हीं शक्तियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्हीं शक्तियों को क्या पावर शक्ति देने के लिए हमारे संविधान में इसी अनुच्छेद के माध्यम से 3 सूचियों का सृजन किया गया है, जो क्रमशः राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची के नाम से जाना जाता है। फिर उसको एक्सप्लेन कर लेंगे।
समझी बात? वर्ड से ये खेलना सीखो। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि 246 में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यानी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है ना। अब देखो हमने क्या कहा कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा। अब यहाँ देखो समझो यहाँ पर पहले क्या है, शक्ति को बंटवारा करने के लिए, अब शक्ति का मतलब क्या हो गया यहाँ रागनी? शक्ति का मतलब हो गया जमीन से लेकर के आसमान तक, धूप से लेकर के छांव तक, सुबह से लेकर के शाम तक, है ना। देखो शक्ति क्या होता है, शक्ति का फिर बोलती है यस, हाँ गाना याद आ गया नहीं। शक्ति का मतलब होता है क्या कि केंद्र के पास में, या संविधान जो है सभी प्रकार की शक्ति का क्या करता है, पावर देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके बीच में? केंद्र के बीच में। शक्ति मतलब कैसा? कानून बनाने का, कानून को तोड़ने का, किसी नए राज्य के सृजन करने का, नए जिले का निर्माण करने का, कोई नया सा जुडिशरी सिस्टम के बनाने का, कोई नया सेवा सृजित करने का, नागरिकों के अधिकार को कम करने का, अधिक करने का, जो भी पावर्स है ना, सब पावर्स को क्या करता है, संविधान पावर देता है, शक्ति देता है किसको? केंद्र और राज्य दोनों को। उसी पावर को इंजॉय करने के लिए 3 प्रकार के लिस्ट बनाया गया है। और पावर में क्या करेगा? तुम सामाजिक कल्याण करना होता है, आर्थिक कल्याण करना होता है, राजनीतिक है, शैक्षणिक है, आधारभूत संस्था का कल्याण है, हर प्रकार के जो कल्याण होगा ना, वह कल्याण जिस भी शक्ति से किया जाएगा उसको हम क्या करते हैं, यह बूस्ट करता है पावर 246, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसी को पावर बोलते हैं। देखो तो इस शक्तियों का जो बंटवारा है, वह बंटवारा भारतीय संविधान में 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है ना। 3 सूची, सूची का मतलब होता है लिस्ट। देखो सबसे पहला क्या होता है हमारा, समवर्ती सूची, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉनकरेंट लिस्ट। वर्षा समझ गई होगी क्या लिखे हैं इंग्लिश में? देखो ऐसे घस के लिखते काम हो गया। फिर दूसरा में क्या हो गया, संघ सूची, इसको क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट। एंड थर्ड वन इज राज्य सूची, यानी स्टेट लिस्ट। अब देखो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची का स्पष्ट विभाजन किया गया था और अभी भी है, लेकिन हमारी सरकार ने समय के साथ साथ जैसे जैसे संशोधन किया गया, कोई कानून बनाया गया, उसके आधार पर क्या किया गया ऋतुराज, इन सूचियों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सका है। बात समझ में आया? तो अभी देखोगी वर्तमान में जो समवर्ती सूची हमारे पास में है, उसमें क्या है, टोटल 52 विषय शामिल किए गए हैं। इससे पहले 47 विषय थे। यह जो डाटा तुमको हम बता रहे, आज क्या तारीख है? 8 तारीख है ना, यानी 8/3/2022 तक का अपडेटेड डाटा हम बता रहे हैं कि समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो हमारा 52 विषय हो जाएगा। ठीक, अब आता है क्या कि संघ सूची। संघ सूची में बताओ तो कितना, कोई आदमी बता सकते हैं? एक आदमी मनी से गलती लिखा, हाँ 100 विषय है, ठीक है। और पहले कितना था? 97। हाँ, इसमें क्या है राज्य सूची में बताओ? इसका बहुत कम दे दिया गया। पहले कितना था? 66 था पहले। हाँ, अब देखो जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि पढ़ते हैं ना, माइक बंद कर लो। राज्य सूची में क्या करता है कि पुलिस का निर्माण, पुलिस का करना है, वेतन देना है, भत्ता है, चाहे रोड बनाना है, पंचायत का निर्माण करना है ना, ये हर प्रकार की अपना अपना पढ़ोगे, अलग अलग प्रकार का शक्ति दिया गया हुआ। यानी देखो हमारा केंद्र और राज्य के संबंध के विषय में संविधान क्या कहता है कि भाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। यानी क्या, केंद्र को हम अलग पावर देते हैं। क्या देख रहे हो कि केंद्र के पास में सबसे ज़्यादा विषय है। इसका क्या मतलब है ऋतुराज कि केंद्र जो हुआ वास्तव में बहुत पावरफुल क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, किसकी तुलना में? राज्य की तुलना में। और देखते हो, बता लीजिए तो क्वेश्चन पूछना है सर। हाँ ठीक है, इसको पढ़ा लीजिए सर। हाँ, ये क्या है कि 100 विषय दे दिया है केंद्र में, राज्य में दे दिया 61 विषय, समवर्ती 52। अब यहाँ देखो केंद्र कहता है हमारा कि संघ, यानी जो संसद है वह संसद क्या करेगा, कुछ विषय दिए गए हुए हैं इसमें, जैसे सेना का है, उसके बाद क्या अंतर्राष्ट्रीय संधि का है,
आपने पढ़ा होगा। तो इस विषय पर क्या होगा, संसद कानून बनाएगी और यह कानून पूरे सीमा क्षेत्र में क्या होगा, रागनी लागू होगा। राज्य सूची पर जो 61 विषय बनाए गए हैं, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा, वह राज्य सूची पर अपना राज्य कानून राज्य में ही लागू किया जाएगा। यानी देख रही हो ना कि राज्य को अलग पावर संविधान दे दिया कि जाओ तुम अपना राज्य के कल्याण के लिए कानून बनाओ, हम तुमको इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन देखो कि केंद्र को राज्य को कंट्रोल करने के लिए बीच में क्या दे दिया, एक समवर्ती सूची दे दिया गया है। यानी कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो राज्य और केंद्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शुद्ध पीने का पानी हो गया। यानी जो हमारे लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ मुद्दा है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, नीतीश, केंद्र का भी होगा और राज्य का भी होगा। लेकिन इसमें भी संविधान गेम खेल गया है। गेम क्या खेल गया है कि यदि एक ही विषय पर राज्य भी कानून बनाएगा और एक ही विषय पर अगर केंद्र कानून बनाएगा तो हमेशा क्या होगा, केंद्र का कानून राज्य के कानून पर हावी होगा। यानी यह कानून खत्म हो जाएगा, किसका मान्यता होगा, ये संघ के द्वारा बनाए गए कानून को। इसका मतलब क्या दर्शाता है कि केंद्र का कहीं ना कहीं किस पर कंट्रोल होता है, हमारे राज्य पर कंट्रोल होता है ना। वो मनमौजी है, जब भी चाहे अपना कानून बना सकता है, कोई उसको बोलने ही वाला नहीं मिलेगा। किसको, केंद्र सरकार को, पार्लियामेंट को। आई बात समझ में। अब बताओ ऋतुराज कुमार, तुमको क्या प्रश्न पूछना चाह रहे थे, बताओ। पूछना चाह रहे हैं सर कि झारखंड सरकार जो आदिवासी के जमीन है उसको बेचने के लिए CNT एक सिस्टम बनाया है, उसमें है कि आप आदिवासी के जमीन को नहीं बेच सकते हैं, समझे। तो इसमें है कि केंद्र सरकार उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती है सर। ठीक है, ऋतुराज का कहना है कि झारखंड सरकार CNT कानून लागू किया है, आप समझें, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बताइए, यही नहीं पूछ रहे हो। तो जमीन जो होता है वह किसका विषय है, वह भूमि जो होता है, भूमि विषय किसका है, स्टेट लिस्ट का, है ना। और हम पहले भी कहें कि स्टेट लिस्ट में केंद्र इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारा एक प्रश्न क्या है कि वह ट्राइबल से जुड़ा हुआ है ना, ट्राइबल से जुड़ा हुआ है। यदि अगर यह अनुसूची 6 या 5 या 6 का राज्य होता झारखंड हमारा, तब वास्तव में केंद्र हस्तक्षेप करता। यदि अभी बीच में यह राज्य केंद्र हस्तक्षेप करेगा ना ऋतुराज, तो संविधान का क्या हो जाएगा, नहीं होगा, उल्लंघन नहीं माना जाएगा, इसमें उल्लंघन होगा कि नहीं होगा। लेकिन देखो कि एक इथिकल अप्रोच होता है, एक न्यायिक अप्रोच होता है कि केंद्र, अगर यहाँ की जनता है ना, जनता क्या करे, यहाँ के गवर्नर को बोले सर कि हमारा क्या हो रहा है कि शोषण किया जा रहा है, चाहे फलाना जो भी लिख कर देना, तो वहाँ के राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। तो राष्ट्रपति अपना जो मेंबर है उनको बुलाता है, भाई कौशल मिनिस्टर को कि देखिए ऐसा सब मुद्दा है, तब केंद्र में उसका बहस होगा, उसका क्या होगा, केंद्र में बहस होगा, तो स्पेशल कानून संसद बना सकती है उसके लिए। लेकिन ये बहुत लंबा, ऐसा अभी तक हुआ नहीं हिस्ट्री में कि किसी राज्य के भूमि वाले विषय पर कोई अपना केंद्र कानून बना पाए। बात समझ में आया। तुम देखते होगे कि भूमि पर कानून राज्य बनाता है, लेकिन जब भूमि का अधिग्रहण किया जाता है ना, रोड बनाना है, अगर राज्य सरकार ठान ले कि हमको केंद्र को जमीन नहीं देना, तो सरकार उस पर जिद नहीं कर सकती है। बात समझ में आया। बहुत ऐसा केस हुआ भी है, जिद के आगे ना, कि चाइना में, ये इंडिया में ही है कि रोड को ऐसे घुमा दिया जाता है, कहीं तुम मंदिर गाड़ दो, देखो कि रोड का नक्शा टेढ़ हो जाएगा। बिहार में कितना जगह मिल इसका एक उदाहरण अभी चल रहा है, जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, इसी के कारण जो है महाराष्ट्र सरकार नहीं दे रही जमीन, नहीं दे रहा है। उसको पता है कि भाई मेरा पूरा वेस्टर्न घाट जिसका 90% भाग सब गुजरात में बन गया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार नहीं दे रही है जमीन, इसके वजह से वो प्रोजेक्ट रुका। सुनबे नहीं करेगा, समझे ऋतुराज। तुम बोलते रहोगे ना, ऐसे कान पे हाथ रखा रहेगा, महाराष्ट्र सुनबे नहीं करेगा केंद्र सरकार का, क्या कर लोगे। उसका कारण है ना कि भाई आर्टिकल 246 को पावर दी है स्टेट को कि मेरा जमीन हम कुछ करें, तुम कौन होते हो बोलने वाले। अगर तुम बोलोगे तो तुमको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तब जाकर तुमको क्लॉज जोड़ना पड़ेगा कि हाँ, राज्य सूची पर भी क्या कर सकता है, केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची पर केंद्र तभी कानून बनाएगा जब हमारे राज्य में क्या हो, आपातकाल हो, इमरजेंसी हो, तभी कानून बनाएगा, अथवा इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो बुलेट ट्रेन का भी एक उपाय निकलेगा, समझे शर्मा जी। महाराष्ट्र में कोई सरकार गिरा करके इमरजेंसी लागू करवा करके एक कानून पारित करवा दिया राज्यपाल के माध्यम से, फिर जमीन हथियार सर, रेलवे तो समवर्ती सूची का विषय है, तो केंद्र सरकार उस समवर्ती का कहाँ है, कौन बोल दिया समवर्ती का है, उल्टा पढ़ लेते हो। राज्य सूची का नहीं ना सर, संघ सूची का होगा, रेलवे पुलिस संघ सूची का है।
भारतीय सूची का नहीं ना है? छोड़ो, उस लफड़ा में नहीं पढ़ना है। ये समझ में आया तुमको, ये बताओ। जी जी सर जी। ठीक है, चलो आगे चलें। इसमें क्या करना है कि कुछ लिस्ट का नाम नहीं लिखना है, एग्जाम्पल डाल देना है, दो एग्जाम्पल, दो इसमें दो इसमें दो इसमें से, ठीक है। यानी यह क्या करता है, हमारे सेंट्रल स्टेट के लेजिस्लेटिव पावर्स को, रिलेशंस को क्या करता है, दर्शाता है। ये तो लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है वर्षा? यस सर। तुम हो ना बिता पल्लवी? सर एक अवशिष्ट सूची जो है सर, जिस पर मतलब केंद्र सरकार का संसद कानून बनाती है सर, उसको इसमें ऐड कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो संविधान में नहीं दिया गया, उसमें आगे हम पढ़ेंगे उसका। उस अवशिष्ट ने बोला कि भाई केंद्र सरकार स्वतंत्र है कानून बनाने का। यानी देखो, वैसे विषय जो समवर्ती सूची में, राजसंघ सूची में, राज्य सूची में नहीं आते हैं, उसको अवशिष्ट सूची बोलते हैं, यानी रेसिड्यूरी उसको लिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। लिख लो, अच्छा क्या याद दिलवा दिए। जैसे टैक्सेशन है, करारोपण, रेसिड्यूरी क्या बोलते हैं, लिस्ट, अवशिष्ट शक्ति। यानी उस पर कहा गया है क्या कि अब क्या है कि तुमको केंद्र सरकार ही कानून इस पर बनाएगी। आगे उसको देखेंगे हम क्लोज में, संविधान में ही पढ़ेंगे उसको, समझे? ठीक है। इसकी चर्चा आर्टिकल 248 में किया गया हुआ है, तो हम पहले भी 247 पढ़ते हैं, फिर उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब लिखो, आर्टिकल 247 लिख लो, पहले इंग्लिश में लिख लो, फिर हिंदी में लिखा है, क्योंकि थोड़ा लंबा है। तब तक तुम लोग कोई प्रश्न पूछ लो, सोच लो मन में जो पूछना होगा, लिख लीजिए। हम वर्षा शॉर्ट में लिखवाते हैं, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक, लिख लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पार्लियामेंट द अथॉरिटी, यानी भारत का हिंदी में लिख लो, भारत का संविधान संसद को यह पावर, शक्ति देता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पार्लियामेंट द authority to establish new or additional courts for the एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यानी भारत का संविधान संसद को यह शक्ति देता है कि वह प्रशासनिक मामलों को अच्छे से क्रियान्वयन करने के लिए अलग से न्यायालय की स्थापना या न्यायालय से संबंधित विभागों की स्थापना कर सकता है। सर इंग्लिश में एक बार और बोल दीजिए। ठीक है, बोल देते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अथॉरिटी टू द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, to establish new or additional courts for the administration of justice, ठीक है। हिंदी में लिख लियो कि फिर से बोलते हैं हिंदी में, ये बताओ। लास्ट लाइन बोल दीजिए सर। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, क्रियान्वयन करने के लिए। ठीक, फिर से बोल देते हैं। ठीक, बोल दो। भारत का संविधान संसद को यह शक्ति देता है कि ठीक, वह भारत में न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए अलग से कोर्ट, न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए अलग से न्यायालय की स्थापना कर सकता है, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, अब यहाँ एक और वर्ड लिखा है कि न्यायालय की स्थापना कर सकता है, और क्या है कि न्यायालय से, एक और लिख लो उसमें, न्यायालय की स्थापना तथा न्याय से जुड़े हुए उपागमों की स्थापना कर सकता है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। इसमें क्या है कि बड़ा सुंदर टॉपिक है ये, कि भारत के पार्लियामेंट को यह असीमित पावर है, किसको? दिल्ली के पार्लियामेंट को, कि वह भारत के कहीं पर भी अगर तुमको न्याय व्यवस्था स्थापित करना, तुमको कोर्ट की स्थापना कर देगा। देखो कैसे मजा इसमें कैसे आएगा तुमको, समझो। यहाँ पर हमारे भारत में टोटल स्टेट कितना है? 28 हैं? 28। और टोटल क्या है? टोटल हाई कोर्ट कितना है?
25 25,025। हाँ 25 है। यानी मामला गड़बड़ है कि सही मामला चल रहा है? गड़बड़ है। यानी देख रहे हो ना कि 28 गो राज्य है, अब 25 गो हाई कोर्ट है न्याय करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एक आध राज्य को दूसरे में डाल दिया गया हुआ है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमारा पंजाब एंड हरियाणा, एक गो कोर्ट है क्या कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है ना, चंडीगढ़ में है। यानी कितना इन पंजाबों के लोग, हरियाणा के लोग कहाँ जाता होगा? चंडीगढ़ में लड़ाई करने जाता होगा। यानी देखो, जिस दिन संसद को यह लग गया कुलदीप कुमार कि हमको न्याय देने में दिक्कत हो रहा है, या तो पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार अलग से मांग कर दे, माइक बंद कर लो, कि हमको अलग से क्या करना है कि न्याय व्यवस्था के को लोगों को पहुंचाना है, तो क्या करेगा? जितना राज्य उतना हाई कोर्ट का स्थापना कर सकता है, न्याय व्यवस्था का स्थापना कर सकता है। अब जरा सोचो यहाँ ध्यान से कि पंजाब कितना बड़ा यहाँ से यहाँ तक शुरू है जी, हरियाणा कितना बड़ा शुरू है, और यहाँ पर क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का स्थापना करना होता है, म्युनिसिपल कोर्ट का स्थापना करना होता है। जरा सोचो कि पंजाब के लोगों का कल्चर अलग है रहने का, वास्तव में देखे होंगे, हरियाणा के लोगों का कल्चर अलग है रहने का। कई बार डिस्प्यूट सुने होंगे दोनों के हाई कोर्ट के बीच में होता है, निर्णय के बीच में, है ना। तो जिस दिन पार्लियामेंट को लग गया कि नहीं न्याय व्यवस्था संकट में है, देश संकट में है, तो वह क्या कर सकता है? आर्टिकल 247 के आधार पर क्या करेगा चंद्रशेखर? एक अलग से रिजोल्यूशन लाएगा, कहाँ? पार्लियामेंट में, कि हम यहाँ लोग इसका क्या करते हैं, हाई कोर्ट का स्थापना करते हैं, तो वह न्याय व्यवस्था के स्थापित कर देगा। इसका ताज़ा एग्जाम्पल देख लो, कहाँ पर है? तेलंगाना हाई कोर्ट, है ना जी? नहीं बोल रहे हो जी? यस सर, आंध्र प्रदेश, है ना। तो इसको लिखना एग्जाम्पल में कि केंद्र राज्य में विधायी संबंधों को बिल्कुल अच्छे से करने के लिए क्या किया है भारत की संसद ने? अभी हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय का स्थापना किया है, जिससे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को अलग अलग उनके संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, बोली, भाषा के आधार पर न्याय मिल सके। समझ में आया? रेशम, केसरी, रश्मि, रागनी, नीता, पल्लवी? यस। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। पक्का? देखो, हल्का भी डाउट होगा पूछना, घबराओ नहीं। अभी हम मतलब सक्षम है बताने में, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं बताएंगे। हल्का भी कहीं तुमको डाउट लगे पूछ लेना। हाँ बताएं सर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है सर, एनजीटी सर, उसकी स्थापना भी इसी आर्टिकल के तहत की गई है? नहीं, वो हम जब प्रशासनिक पढ़ेंगे ना तब प्रशासन में चलेंगे। जब नदी जल विवाद का हम लोग पढ़ते हैं उसके हिसाब से मुझको देखेंगे आगे करके, है ना। नहीं सर, वो इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल है सर, एनजीटी जो है सर। अच्छा, न्यायाधिकरण है। ठीक है, ठीक है, ठीक, समझ गए। हाँ यस सर, यस। एनजीटी का, हाँ सही बोल रहे हैं। इसका विस्तार इसी से किया गया हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना। हाँ, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। जो भी न्याय से जुड़ा हुआ होता है ना, चाहे वो कोर्ट हो या फिर किसी प्रकार का ट्रिब्यूनल हो, अधिकरण हो, वो सब स्थापना होगा किससे? आर्टिकल 247 के तहत किया जाएगा। क्योंकि देखो, नेशनल का मतलब है कि नेशनल हरित, यानी पूरे हिंदुस्तान में हरियाली लाने के लिए उसको क्या काम करता है ना, कि भाई जो पोल्यूशन वाला कंपनी उसको बोलता है भागो यहाँ से, एनओसी नहीं देगा वो, है ना। ये सब उनका काम करता है। तो जो भी हमको लॉ से जुड़ा हुआ होगा सब हम किस में मेंशन करेंगे? आर्टिकल 247 में। ऋतुराज, कोई दिक्कत यहाँ तक की क्लास में आपको? नहीं सर, दिक्कत होगा तो हम रुकेंगे सर। हाँ, वही हमको वही हो रहा था। सबर का बांध टूट जाता है इनका। इनका सबर का बांध टूट जाता है बीच में ही। ना सही करता है, जब इच्छा हो तब पूछ लेना चाहिए, है ना। हम पूछते हैं तो आप लोग को फायदा नहीं होता है। हाँ, थोड़े कि हम लोग नहीं, लेकिन बीच में पूछते हैं, सबर का बांध टूट जाता है, जो इंटरव्यू के लिहाज से गड़बड़ है। बेजोड़ फायदा मिलता है सर। हाँ, वो बहुत बढ़िया प्रश्न पूछता है। चलो, अब ब्राह्मण लोग थोड़ी सब्र करता है, पात पर खाना रहबे करे, जजमान ऑफ लेकर के नहीं शुरुआत। अपने पर मत लेना। हम लोग मिथिलांचल में देखते हैं ना कि पूरा चूड़ा दही चीनी मिठाई सब रखा हुआ है पात पर। बोलेगा पंडित जी और लेबे, तो हाँ दिया, और उनको दही खूब खाता है ढकेर करके, पैसा भी लेता है, खाते भी हैं वो।
खैर चलो देखो, हम लोग का इधर से कल्चर चेंज नहीं सर, हम लोग हाँ आप लोग का अलग कल्चर है, हाँ वो गंगा पर का अलग कल्चर होता है वहाँ पर, है ना। तो आप लोग का जो है ना, जैसे कि मिथिलांचल का ब्राह्मण के बारे में कहा गया है कि अगर तुम्हारे सामने के गेहूमन सांप आ जाए, दूसरा बगल तुम्हें मिथिला का ब्राह्मण आ जाए, तो पहले ब्राह्मण को ख़त्म कर दो, क्योंकि भाई उनका कोई गारंटी कब काटेगा और कब ख़त्म करेगा। अब पता है कि सांप तुमको कटवे करेगा नहीं चंद्रशेखर। ये आप लोग अपने जो भी ब्राह्मण लोग हैं वो बुरा मत मानना बात को, एक किंवदंती चली आ रही है वहाँ पे कि मिथिलांचल का ब्राह्मण किसी का सगा नहीं हुआ है, वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है वो लोग, है ना। चलो देखो, इसलिए देखिएगा कि तिवारी लोग हो गया, चाहे झाजी लोग, ये तिवारी लोग हो गया, शुक्ला हो गया, वो लोग झाजी में ब्याह नहीं करता है, शादी नहीं करेगा, उनको पता है कि मतलब ख़त्म कर देगा रिलेशन को ही। देखो चलो आगे चलते हैं, आर्टिकल 248 में लिख लो क्या कहता है, पहले हिंदी में लिख लेते हैं कि राज्य सूची, है ना, राज्य सूची या समवर्ती सूची से अलग विषयों पर भारत की संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची या समवर्ती सूची से अलग विषयों पर भारत की संसद, किसका इतना मैसेज आ रहा है, बात कर लो, वहाँ भी सब्र नहीं हो रहा होगा। भारत की संसद कानून बना सकती है, ठीक। इंग्लिश में लिख लीजिए, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट अदर देन स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे अभी ऋतुराज बोलते हैं, चंद्रशेखर जी का भी थोड़ा सबर का बांध टूट गया था, ये पूछा था ना कि अवशिष्ट शक्ति का क्या होगा। यही बोला जा रहा है कि जो हमारे पास अवशिष्ट शक्तियां होती है, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ देखो समझो, यहाँ पे मेरे पास कितना 3 प्रकार का लिस्ट था ना, यूनियन लिस्ट था, कॉन्करेंट लिस्ट था, एसेल था। लेकिन क्या जरा सोचो कि जब हमको सामाजिक कल्याण करना होगा, आर्थिक कल्याण करना होगा, तो इसी विषय से काम हो जाएगा, नहीं ना होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और प्रकार के लॉ बन सकते हैं। ये देखो कि तकनीक आया है ना, तकनीक आया है तो टिकटॉक आया है, फिर टिकटॉक को बंद कर दिएगा तो रील आ गया, रील को बंद करेगा तो अब इंस्टाग्राम आएगा ना जी। कभी सोचा था समझा बनाने वाला कि भाई आने वाले समय में टिकटॉक आएगा, रील्स आएगा या कुछ और सॉफ्टवेयर सब आएंगे। यानी हमारे समाज में अब तकनीक के माध्यम से जो सामाजिक क्रांतिकारी हो रही है, क्रांति होगी, उसकी कहीं चर्चा इस लिस्ट में नहीं किया गया हुआ है। और आने वाले समय में हो सकता है कि और कुछ ऐसे सब्जेक्ट मेरे पास में आएंगे जिसका चर्चा इस तीनों लिस्ट में से कहीं नहीं किया गया हुआ है। तो संविधान देखो कितना होशियार बनाने वाले थे ना, उनको पता था कि आने वाले समय में जब परिवर्तन हम करेंगे तो हमारे पास कुछ नई नई समस्याएं आएंगी, नए नए कुछ विषय आएंगे जिसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो उस पूरा पावर किसको दे दिया है, हमारे इंडियन पार्लियामेंट को, है ना। जैसे देखते हो ना, कभी कोई सोचा था कि नालंदा का किसान या नवादा का किसान हवा में आलू उगाएगा। आज से 100 साल पहले का किसान सोच सकता था ये चीज़ को, बताओ खुद मतलब विचार करो इस चीज़ों को। पहले मट्टी को कोड़ता था, फिर मट्टी में खाद डालता था, क्यारी बनाता था, आलू के उसको क्या बोलते हैं, खंडी खंडी काट करके मट्टी में डालता था, फिर कुदाल से मट्टी चढ़ाता था, बड़ा मेहनत लगता आलू रोपने में। अब कुछ नहीं करना, सिंगल आलू लाओ, सरा भी लाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस एक फोनिक्स बना दो, उसका फाइबर का प्लेट होता है, उसमें तुम डाल दो, पानी का हल्का छिड़काव करते रहो, नमी वहाँ रहेगा, हल्का तो ठंडा में होता है, नमी रहता रहेगा, अपने आप वो टेक्नोलॉजी से बढ़ता रहेगा, हवा में पूरा आलू हो जाएगा। अब बिल्कुल उसी तरह का क्वालिटी का होगा, एकदम सन से आलू निकलता रहता है, इतनी मट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देख लो कैसे समय यह सभ्यता हम लोग का चेंज हो रहा है। तो संविधान निर्माताओं के पास में ऐसा दूरदर्शिता था कि आने वाले समय में हमारे देश में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होंगे, उसके लिए जो विषय होंगे, जो पावर होंगे, वो हम छोड़ देते हैं किस पर, हमारे भारत के पार्लियामेंट पर। यानी यहाँ भी क्या होता है, हमारा संसद हावी होता है। देखो ये टॉपिक केवल केंद्र राज्य सम्मत नहीं है, बल्कि तुमको इससे यह भी जानकारी मिलती होगी कि वास्तव में हमारे यहाँ केंद्र कितना पावरफुल है ना। नहीं समझ में आ रहा, पहले क्या बोलती थी कि राज्य मुख्यमंत्री का भौगोल है, नहीं, बल्कि केंद्र मतलब केंद्र होता है। समझ में आ गया ना, इससे भी पता चलता है कि कितना वो ये है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर।
समझ में आ रहा है कुलदीप विशेषर? जी सर। जी सर, समझ। अच्छा, गंगा के ना जैसे कि तुम समस्तीपुर क्रॉस करोगे तो नाम आता है विशेषर, धनेश्वर, तेतर, बोल चाहे इसी प्रकार का नाम आएगा, वहाँ अंत में हमेशा रॉ की मात्रा रहने करती है। मिथिलांचल में सब आता है। हाँ, मिथिला में नहीं आए, मिथिलांचल में भी, हाँ मिथिलांचल में भी आता है, ये सब बोलने में आसानी होता है, रॉ की मात्रा हमेशा रहेगा वहाँ पर, है ना। चलो अब देखो, अब आर्टिकल 249 लिख लीजिए क्या कहता है। देखो नीता, तुमको समझ में आ रहा है? नीता पल्लवी कुछ बोल नहीं रही हो क्लास में कि समझती हो? जी सर। पक्का समझ में आ रहा है? जी। तो जरा बताओ तो, अगर हमारे बिहार राज्य में कोई अगर कानून बनाना होगा राज्य सूची पर, और कोई एक ही विषय पर, हमको इसे मान के चलो कि ये है, क्या नाम है, स्वास्थ्य है, मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं कि स्वास्थ्य पर हमको क्या है, कानून बनाना है। इस पर हमारा बिहार सरकार भी कानून बनाया और हमारा सेंटर भी कानून बनाया, ठीक। इसी प्रकार शिक्षा पर दोनों कानून बनाए। तो जरा बताओ तो, ये तो चूंकि समवर्ती सूची का विषय है ना, तो इस दोनों पर अगर दोनों राज्य कानून बनाएगा तो किसका कानून ज्यादा पावरफुल होगा और किसका कमजोर होगा? केंद्र सरकार का ज्यादा पावरफुल होगा। क्यों? सवाल आता है ना कि आखिर हमारा केंद्र सरकार का ही पावर क्यों ज्यादा पावरफुल क्यों होगा? हमने तो इसका जवाब नहीं ना बताया, अभी तक नहीं बताया है। संविधान में इसका चर्चा किया गया है। देखो इसका जवाब नहीं बताया, बताओ। ये समवर्ती सूची का विषय है, इसी कारण से इसका जो है बहुत ज्यादा है। नहीं कुलदीप, आप माइक बंद करो, बहुत घबराहट होती है आपके यहाँ से, हेडफोन लगा के पढ़ाई करो। रेडियो जैसा बज रहा। हाँ वही कुलदीप का माइक बंद करो, किसी का होगा, नीतीश का। देखो बड़ा सुंदर प्रश्न है, कभी सोची हो कि, हाँ बताओ पल्लवी। सर जैसे कि समवर्ती सूची का विषय आता है तो उसमें केंद्र और राज्य दोनों को शक्ति प्राप्त है, लेकिन संविधान के अनुसार उसमें ये कहा गया है कि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के दोनों तुलना करें तो केंद्र का शक्ति ज्यादा मान्य होगा, इसलिए। यही बात तो नीता को बोलना चाहिए ना, है ना नीता? तुम्हारे पास किताब तो पहुंचा है, काहे नहीं पढ़ी हो? ये सब गलत बात है, तुमको बार बोल देंगे किताब को क्लास से पढ़ने पहले किताब को पढ़ लो ताकि कुछ तुमको जानकारी मिल जाएगी, समझी? यह क्या है कि दोनों समवर्ती सूची का विषय है, तो उसमें साफ कहा गया है, किसमें? आर्टिकल 249 में, है ना, 249 ये सॉरी 248 में स्पष्ट कहा गया हुआ है कि कोई भी कानून जो समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनेगा तो हमेशा केंद्र का कानून हावी होगा किस पर? राज्य पर। क्यों? क्योंकि हमारा केंद्र जो है, सॉरी हमारा केंद्र क्या है, राज्य से बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक। देखो ये अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन तुमको यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा तुमको कोई पूछते कि भाई केंद्र और राज्य के बीच झगड़ा का क्या क्या कारण है ना, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। समझ में आया नीता? तो ध्यान रखना, तो पढ़ाई अच्छे से करो, है ना। देखो 249 लिख लीजिए आप लोग, राज्य सूची या समवर्ती सूची से अलग लिख लिए हो ना। अच्छा 249 बताना, लिख लीजिए, राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर, राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर विधि या कानून बना सकती है। राज्यसभा कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। ये पीटी में बहुत पूछता है ना। फिर से हिंदी में बोल दीजिए। अच्छा हिंदी में फिर से बोले, अंग्रेजी से पेट नहीं भरता है पर भी अंग्रेजी भी जाना है। एक बार और के साथ 249 का है क्या सर? नहीं, उसको खाने से क्या फायदा? क्या बोलिए? एक दिन के चक्कर में 4 दिन बर्बाद हो जाए। क्या बोलियो पल्लवी? जो डाइजेस्ट नहीं है उसे खाने से कोई फायदा ही नहीं है ना। अभी वो मेरे मतलब अभी हमें नहीं चाहिए। नहीं तो तुम्हारा पाचन तो मजबूत है, तुम तो शाम को भी खाना खाती रहती हो, इसी सोच को तुम बोले हैं तुमको। हमको पता है तुम डाइजेशन की बात की, डाइजेशन का संबंध किससे होता है? खाने से होता है ना। तो तुम्हारा शक्ति जान करके ही ना हमने तुमको ये किया है कि दोनों विषय पढ़ती रहो। लिखो हिंदी में फिर से बोल देते हैं, राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राज्यसभा कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट।
सर यहाँ सिर्फ राज्यसभा को अधिकार है कि संसद को ही अधिकार है? नहीं नहीं, राज्यसभा में राज्यसभा का राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्यसभा अलग से ये कानून कहा गया हुआ उसमें, है ना, हम लोग पढ़ते हैं। राज्यसभा, सर एक मिनट, सर राज्यसभा राज्य विधान एक एक करके बोलो, हाँ बताओ। सर राज्यसभा जो है, इसमें राज्य के हित में अगर कोई भी विषय होगा तब तो संसद उसमें कानून बनाने के लिए बुलाएगा ना। ठीक है, इसमें हाँ। बोले राज्यसभा राज्य सूची के विषय में कानून बनाएगा। ठीक है ठीक है, और विशेष तो अब और कोई बताओ। सर राज्यसभा है ये कि राज्य विधानसभा? क्या बोल रहे हो सर? राज्यसभा है या राज्य विधानसभा है? अच्छा, राज्य विधानसभा में पड़ गया, ठीक है। और किसी का डाउट था इसमें? सर इस तरह का जो कानून बनाएगा ना, तो उस सबसे पहले राज्यसभा से ही उठेगा, उसके बाद फिर पास तो दोनों सदन में करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग राज्यसभा से ही होगा। ठीक है, देखो उसको सब मॉडिफाई कर लो, सही बोलो, अच्छा क्योंकि ध्यान दिलवा दी। लिख लो कि राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शुरुआत कर सकता है। ठीक, इंग्लिश पे लिख लो कि राज्यसभा कैन इनिशिएट मेकिंग ऑफ लॉ या मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। ठीक है, देखो राज्य सूची के विषय पर जो भी सब्जेक्ट आते हैं राज्य सूची पर, तो अगर कोई भी कानून हमको बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, राज्यसभा में उसकी शुरुआत कर सकते हैं। यानी राज्य सूची के विभिन्न प्रकार के विषयों पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह शक्ति देता है कि आप राज्य के कल्याण के लिए क्या करें, किसी भी प्रकार के कानून बनाने की शुरुआत आप कहाँ कर सकते हैं, राज्यसभा से कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में जो 2800 राज्य हैं, हर राज्यों का उसकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में क्या दिया गया हुआ है, प्रतिनिधित्व दिया गया हुआ है। यानी राज्यसभा जो हमारा अपर हाउस कहलाता है नीता, उसमें वह क्या करता है संविधान के अनुसार कि वह राज्यों के कानून का और राज्यों के विकास का प्रहरी का काम करता है ना। तो किसी प्रकार का राज्य सूची का विषय, अब देखो एक बच्चा कोई पूछा है कि सर विधानसभा बना सकता है, देखो राज्य विधानसभा तो बनावे करेगा राज्य सूची के विषय पर, लेकिन राज्यसभा को भी यह पावर है, यानी हमको संसद को भी क्या एक विंग का भी अधिकार है क्या कि वह शुरुआत कर सकता है किस पर, राज्य सूची के किसी विषयों पर। जैसे इसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत का अगर गठन करना होगा तो यह हमारे विधानसभा के औकात की बात नहीं है, सब लोग जान रहे हो ना। इसकी शुरुआत कहाँ होती है, जब भी होगा तो राज्यसभा में होगा। क्लियर? सर इसमें एक प्रावधान तो ये भी है ना सर कि राज्य सूची के किसी विषय पर अगर राज्यसभा को ये लगे कि राष्ट्र हित में वो बनाना आवश्यक है, तो वो संसद को कहेगी कानून बनाने के लिए। हाँ। अगर वो कानून बना दिया गया संसद के द्वारा और उसके बाद अगर विधानसभा ये कानून बनाती है तो विधानसभा का कानून मान्य होगा। फिर उसके बाद अगर संसद बना देती है तो संसद का मान्य होगा, मतलब जो बाद में बनाएगा उसका मान्य होगा। ये सही है सर? नहीं, ये तो कहीं से सही नहीं है। संसद जो कानून बनाएगा हमेशा राज्य विधानसभा के कानून पर हावी होता है, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। हम लोग विधानसभा का बातें नहीं करते। ये लक्ष्मीकांत में सर ऐसा दिया हुआ था सर? नहीं, हमको कंसर्न में ऐसा नहीं है। जहाँ तक हम समझते हैं कि एक ही विषय पर अगर कोई भी दो संसद का दो अगर मेकिंग लॉ कानून बनाता है विधानसभा या संसद का, तो संसद का हमेशा हावी होता रहता है। कुछ होता था, कुछ क्लॉज होगा जो हम मिस कर रहे होंगे, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे होंगे, है ना। तो आपकी इस डाउट को हम कल क्लियर कर देंगे, ठीक है चंद्रशेखर? एक बार अच्छे से इसको पढ़ करके। यस, ठीक है सर। क्या कह रहे हैं नीतीश? ये बुक में दिया हुआ है आपके? अच्छा हाँ, हो सकता है, तो उसको मैं फिर से दिया हुआ है तो हम एक बार क्रॉस चेक फिर से कर लेंगे, ठीक है? हम कर लेंगे क्रॉस चेक उसको, ठीक। देखो ये 249 सबको समझ में आ गया है। अब लिखो 250 आर्टिकल 250 लिख लीजिए। आपातकाल के समय भारतीय संसद राज्य सूची पर विषय बना सकता, राज्य सूची पर कानून बना सकते। अच्छा, सकता होगा कि शक्ति होगी यहाँ पे? सकता है। हाँ देखो, एक आदमी बोलता है सकता है, एक आदमी बोलती है शक्ति है। लिख लो, आपातकाल के समय भारतीय संसद राज्य सूची पर कानून बना सकह, ये ना बीच का उपाय होगा। हाँ तो
बना सकता है, संसद पुल्लिंग शब्द है, सर ठीक है। फिर से बता संसद दीजिए। पुल्लिंग है सर, स्त्रीलिंग है सर? क्या पुल्लिंग है तो संसद संसद पुल्लिंग स्त्रीलिंग है देखो, सर, हमको जहाँ तक लगता है सर, पता नहीं सर। बहुत सारी किताब में मतलब सकता है कहीं की शक्ति है दे देता है ना। दोनों लिख लो, क्या करेंगे, हिंदी वाला में हिंदी कर लिख लो। फिर से बोल रहे हैं, आपातकाल के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, क्या शक्ति है, तुमको जो इच्छा है श्रद्धा है वो लिख लो, दोनों किताब में चलता है, ठीक है। समझ में आया सारे बच्चों को? लिख लीजिए, ड्यूरिंग इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। ड्यूरिंग इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। ठीक, अब देखो यहाँ पे, जैसे मान लो हमारे बिहार में क्या है, इमरजेंसी लग गया किसी कारणवश, मान लेते हैं, ठीक। इमरजेंसी जब लगेगा तो यहाँ का कानून व्यवस्था चलाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी विषय पर कानून बनाना अति आवश्यक हो, तो पढ़ते ना कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है या राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, तो वो भी पावर है ही है। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो इस बिहार के लिए या जहाँ इमरजेंसी लागू है वहाँ पर क्या कर सकता है, वहाँ के लिए वह कानून बना सकता है। और यह कानून अब ये जब से बोल दिया या बन गया संसद के माध्यम से, तो 6 महीना तक वह क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। 6 महीने के बाद वह कानून स्वतः क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसको अनुमोदित नहीं करना होता कि हाँ उसको बढ़ाएंगे हम, क्योंकि आपातकाल के समय कुछ जैसे मार्शल लॉ लागू करना होता है, हमेशा थोड़ी बना के रखेगा। जैसे भी यूक्रेन का मुद्दा देख ही रहे हो, या किसी अगर अपने यहाँ आक्रमण हो जाए, जैसे मतलब क्या कि बाहरी आक्रमण जब हमारे पास 352 का बात करता है, अगर मेरे पास में हो जाए तो क्या करेगा, किसी एक समय विशेष तक ही न रहेगा आपातकाल जी। उसके बाद आपातकाल खत्म होने के साथ ही यह कानून अपने आप स्वतः क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। तो जरा अब सोचो यहाँ पे, अब रिकॉल करते हैं पूरा का पूरा अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे कि हमने जो भी पढ़ा विधायी संबंध में, हम क्या देखते हैं कि हाँ बोलो, लोकसभा नहीं बना सकती है कानून सर, केवल राज्यसभा बना सकती है इस पर। हम संसद बोले हैं, लोकसभा राज्यसभा कहाँ बोले हैं 250 में, इसमें बोले ना भारतीय संसद। तो भारतीय संसद में तो लोकसभा तुम क्या समझ लिए, राज्यसभा क्या समझ लिए हो? नहीं सर, ऊपर में जो बताएं, राज्यसभा 249 में अनुमोदन शुरुआत किया जा सकता है, वहाँ उसको सुधार कर लो, वहाँ पर क्या शुरुआत किया जा सकता है राज्यसभा में, ठीक है। उसके बाद में फिर प्रोसेस होता है, राज्य संसद में, लोकसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास में जाता है, ठीक है। ठीक, ये समझ में आ गया। यानी देखो कि हम जो इतना आर्टिकल पढ़े हैं, इससे हमको क्या समझ में आता है कि भारतीय संविधान ने अपने राज्य और केंद्र में जो विधायिका से जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा होता है, उसके लिए स्पष्ट विभाजन किया गया है, ताकि केंद्र के विधायिका में राज्य हस्तक्षेप नहीं करे और राज्य के विधायिका में केंद्र हस्तक्षेप नहीं करे। लेकिन जब राज्य क्या होता है कि राज्यों को समावेशित करने के लिए, या फिर राज्य जो कि क्या देश का अंग है ना, लेकिन राज्यों पर केंद्र सरकार क्या कर सकता है, रेशम इसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन केंद्र को खुला छोड़ दिया गया है। भारतीय संसद कुछ भी कर सकती है, बात समझ में आया? भारत की संसद कुछ भी कर सकती है, सब कुछ धरा कर रहेगा, लिस्ट जितना है ना सब किताब में रहेगा। अगर वह चाह ले कि हमको इस पर कानून बनाना है तो वह बना करके ही दम लेगा, उसके अलावा उसका कोई उपाय नहीं है ना। सर इस पर एक क्वेश्चन था, एक प्रश्न था सर, पूछा हुआ जी, पूछो। कि भारतीय संसद जो है राज्य एवं केंद्र के संबंधों में केंद्र की ओर अधिक झुका हुआ है, क्यों? केंद्र की ओर अधिक झुका हुआ है क्यों? तो क्यों का स्पष्ट जवाब है कि संविधान में दिए गए प्रावधानों के आधार पर केंद्र और राज्य के बीच का संबंध केंद्र की ओर अधिक झुका हुआ है, जिसे हम निम्नलिखित अनुच्छेदों के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक, पढ़े हैं ना अभी विधायी लिखे गए विधायी संबंध से जुड़े अनुच्छेद, तो देख रहे हैं कि जो भी कानून हम पढ़े हैं सब में फूफा कौन बन के बैठा हुआ है? जी सर थोड़ी बने फूफा जी बने हुए हैं, सब में फूफा कौन बन के बैठे हुए हैं? केंद्र बैठा हुआ है। यानी क्या लिखेंगे, यानी केंद्र थोड़ा टिल्ट है, झुका हुआ है। समझ में आया? देखो चीज वही है, इसकी भाषा से जब इसको समझ जाओगे ना, केंद्र जब हावी हो मतलब क्या कि केंद्र ज्यादा झुका हुआ है, उसमें पावरफुल में जो भी देखा, जो भी आर्टिकल पढ़े हैं ना, कहने के राज्य का क्या कि राज्यों को संविधान ने छुछुआ दिए, छुछुआना समझते हो?
बिहार को समझ में आता होगा कि Yes, sir, भारतीय संविधान ने कुछ अनुच्छेदों का पावर दे करके राज्य को छुछुआ दिया है, लेकिन पावर किसके पास में दिया है? केंद्र के पास पूरा पावर दिया गया हुआ है। सर उस क्वेश्चन आंसर में सर यही सब आर्टिकल्स लिख कर दिखाना होगा कि केंद्र का जो है तो पावर अधिक है, इसलिए हाँ उसमें लिखेंगे। अभी तो विधायी ही पर है ना, अभी प्रशासनिक पढ़ेंगे, वित्तीय पढ़ेंगे, तो लिखेंगे निष्कर्ष में, यद्यपि भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, लेकिन राज्य की स्वायत्तता को और भारतीय संप्रभुता को अखंडित रखने के लिए जो भी कानून हम पढ़ते हैं, जो भी अनुच्छेद का कानून बनाने की शक्ति है, वह क्या है? भारतीय संसद के पास नियंत्रित है। वो उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। अपनी भाषा में इसको जोड़ दो, उसको लिखोगे तो बहुत सुंदर आंसर मिलेगा। चीजवा तो वही है ना, क्वेश्चन पूछता अपने करने के लिए, है ना। सर उदाहरण के लिए जो राज्य सूची पर जो संसद का अधिकार है या समवर्ती सूची पर जो संसद का अधिकार, उसका मतलब सर उदाहरण के लिए एग्जांपल दे सकते हैं सर? हाँ, जो भी एग्जांपल देना उसको दे दो, है ना। जैसे अभी पेंशन का मुद्दा चल रहा है ना कि भाई पेंशन दो, हमको पेंशन दो, तो राज्य 2004 वाला, हाँ राजस्थान तो लागू कर दिया कि हम लागू करेंगे, लेकिन अगर केंद्र सरकार और जाए कि नहीं करने देंगे तो वो बोले नहीं हम लागू करेंगे। लेकिन चूंकि पेंशन जो होता है वो राज्य सूची का स्पष्ट विषय है। अब अगर समवर्ती सूची का होता तब तो मामला खत्म हो जाता हम लोग का, है ना। तो कहीं ना कहीं है कि जो संविधान क्या करता है कि राज्यों को भी जीवित रखे हुए है और हमारे केंद्र को भी जीवित रखे हुए है। सर तो यहाँ राज्य सरकार तो पेंशन दे सकती है ना अपने फंड से सर? हाँ बिल्कुल दे सकती है, स्वतंत्र है। राज्य के कर्मचारियों को दे ही सकती है। इसीलिए तो ऐसे इसका दिए हुए था कि पेंशन बढ़ाया। बिहार विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा था ना सर। ठीक है, आप लोग अभी गहलोत वो राजस्थान में यही मुद्दा न चल रहा है सर। गहलोत कौन है? अरे अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, तो राजस्थान में ना पेंशन वाला मुद्दा इनके पार्टी है सर। पल भी तो गजब मस्ती है। कर दे सर, कहता है ऋतुराज, अरे गहलोत क्या बोले हो, फिर से बोलना। ये भगवान, अशोक गहलोत है ये सब बोले तो बोलते हो अरे गहलोत, ऐसे तो बोले हो। नहीं बोले सर। देखो ऋतुराज क्या है ना कि अपनी भाषा शैली को सुधारो अभी, ठीक है। क्लास में तो चल जाएगा, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाओगे ना तो अगर ऐसा सुन लेगा तो भाई साहब तुमको वहीं पटकनिया मारेगा, वहीं पर मारेगा नहीं, लेकिन तुमको नंबर दे के मारते, कम दे के मारेगा। इसलिए थोड़ा सा भाषा, हाँ क्या बोलो सर, पूरा बातें में एटीट्यूड है। नहीं, वहाँ का उसका भाषा ही वही होगा ऋतुराज का, एटीट्यूड क्या बात नहीं उसमें, लेकिन हाँ सुधार करना अपनी जुबान। हम संघ नालंदा में ऐसे बोलता है सब सर। अच्छा, शाखा में गए हो ऐसे नहीं? जी जी जी। लेकिन इंटरव्यू में नहीं ना बोलना पड़ेगा, इंटरव्यू में बोलना पड़ेगा माननीय अशोक, माननीय मुख्यमंत्री। एक लड़का था ना, क्या बोला था क्लास में जब डिस्कस करवा रहे थे, नेहरूआ बोल दिया था, है ना। कई बार प्रेम भाव में निकल जाता है। आप लोग गलत सुने, हम ऐसा नहीं बोल सकते। रिकॉर्ड भी होता है, बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सर हाव भाव कंट्रोल में हो पाता है। ये सब वर्षा के घर के आसपास का आदमी सब है ना। अच्छा, पड़ोसिया हैं आपके? यस सर, हमारे भी पड़ोसी हैं ऋतुराज जी। तो आपकी जो आपके बोलने में आप कहाँ से रहने वाले हैं? बख्तियारपुर। आप लोग से सर हम लोग का कटु आवाज रहता है ना सर, मगही सर। हाँ मगही है, मगही थोड़ा सा कटु आवाज सब है। बख्तियारपुर है सर, हम लोग ऐसे ही बोलते ही हैं। हम लोग का आवाज होता है सर, शुरू से ही है, शुरू से वहाँ का, चूंकि वो लोग इन्वेंशन बहुत ज्यादा देखे है ना। जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे सब तो बक्सर से होकर के गए हैं ना। ट्रेन में कभी जैसे पटना से आना होता है हमको दिल्ली, कई बार टिकट नहीं मिलती है मुजफ्फरपुर से, तो
तो जैसे ही आराम अक्सर होता है तो प्राण सूखने लगता है हम लोगों का। एसी बोगी में भी वो लोग ठूस के बैठता है, बोलता है कि खरीदले बारा का घस को, है ना। एग्जाम के टाइम में देखने को मिलता है सर हाँ, बहुत। एग्जाम का समय देखने को मिलता है। अब तो खैर बहुत सुधार हुआ है, बच्चों में एजुकेशन आया है ना, बहुत सुधार आया हुआ है। ऐसा ऐसा मतलब इतना उसमें मधुर सुधार। मधुर बोलेगा कि भाई साहब कुछ करने लायक नहीं उन लोगों का, है ना। देखो अब क्या देखते हैं कि सेकेंड टॉपिक हम लोगों का है प्रशासनिक संबंध। अब देखो एक टॉपिक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि केंद्र और राज्य के बीच में किन किन मुद्दों पर विवाद है, उस विवाद के बारे में बताओ। हमने क्वेश्चन दिया था टेस्ट वाले में, मनीष ने उसका बहुत गलत आंसर लिखा था, मनीष भी गलत लिखा है, बाकी सारिका ने भी गलत आंसर लिखी हुई है। जो पूछा जा रहा है लिखी हुई नहीं की हो। जो विवाद का मुद्दा शुरुआत होता है वह बेसिकली प्रशासनिक संबंध से ही शुरू होता है। विधायी में विवाद का मुद्दा थोड़ा सा कम है, ज़्यादा विवाद कहाँ से होता है नीता, हमारे प्रशासनिक रिलेशन से होता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना कि भारतीय संविधान के जो भारतीय संविधान का जो चैप्टर हम लोगों का है कौन सा, पार्ट 11 है ना। अभी भाग 11 पढ़े हैं ना, भाग 11 ही में सबका हम चर्चा करना है। ठीक, भाग 11 में आर्टिकल 256 से लेकर के 263 तक विभिन्न प्रकार के अनुच्छेदों के माध्यम से भारतीय संघ के और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई हुई है, यानी क्या किया गया है, डिस्कशन किया गया हुआ। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो इस आर्टिकल में क्या क्या है, जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स को हम क्या करते हैं इसमें पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं। चले आगे। देखो सबसे पहला जो आर्टिकल हम लोग का होता है उस आर्टिकल को हम देखो क्या लिखे हैं कि देखो अब इसमें हमने क्या कहा पहले शुरुआत में कि जो भी आर्टिकल का लिखा गया हुआ है उन सारे आर्टिकल्स में जरूरी नहीं कि हमको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से क्या है कि मिले जुले रूप में रह रहे हैं। तो अभी हम क्या देखते हैं कि आर्टिकल 256 एंड 257 यह दोनों आर्टिकल जो है भारतीय संविधान का वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक ही बात कहता है। किसके दृष्टिकोण से, तो प्रशासन के दृष्टिकोण से। क्या कहता है उसको लिख लीजिए। भारतीय राज्यों को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होगा। भारतीय राज्यों को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होगा। स्टेट have to must follow the rule made by Indian Parliament। सर ये कोई अनुच्छेद के बारे में बोलेंगे क्या? हाँ, अनुच्छेद 255 और 56-57 है। अरे हाँ 56-57 लिख लिए। समझा सारे बच्चे। देखो यानी संविधान में स्पष्ट कहा गया है क्या 56-59 में कि यदि भारतीय संसद कोई भी कानून बनाएगा तो सब राज्यों को मानना क्या है वर्षा, बाध्यकारी है, कंपलसरी, तुम उसको मना नहीं कर सकते हो। इसलिए देखिएगा कि जब भी केंद्र में कोई भी कानून बनता है तो राज्य उसको आराम से मान लेता है। क्यों मान लेता है, सोचो यहाँ पर कैसे यहाँ फूफा जी का रोल इन्वॉल्व होगा। यदि राज्य सरकार केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को नहीं मानता है, मतलब क्या हुआ ऋतुराज, मतलब हुआ कि जो राज्य है वह संविधान में दिए गए प्रावधानों को नहीं मान रहा है। मतलब राज्य में संविधान तंत्र क्या हो गया, राज्य का प्रशासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है। तो फूफा जी क्या करेंगे, सीधे प्रेसिडेंट को लेटर लिखेंगे, भाई यहाँ क्या लगाओ, पीडी रूल लगाओ। लिंक समझियो, रेशम कहाँ से कहाँ जोड़ा है हमने। जी सर। बताओ। अगर राज्य केंद्र का बात नहीं मानेगा तो केंद्र को ये पावर है कि वहां पे आपातकाल लगा सकते हैं वो। तेरी के तुम भी गजब हो। मतलब राष्ट्रपति शासन, सॉरी गलत बोली हो तुम, समझी हो रश्मि, बताओ यहाँ। हाँ बताओ, समझाओ क्या है। अगर सर राज्य जो है इस निषेध के माध्यम से अगर वहां पे जो सर कैसे बताइए सर, हम बोल रहे हैं संसद अगर कानून बनाती है और राज्य उसको नहीं मानते हैं
तो राष्ट्रपति से मतलब सलाह मशवरा करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। सुनो फिर से ध्यान से सुनो सब लोग क्लास में एक्टिव हो कि सो गए हुए हो? सर यही तो है सर, एक्टिव है। देखो हमने क्या कहा है कि 256-57 आर्टिकल जो है वह क्या करता है कि स्टेट पर क्या है, बाध्यकारी है, बाध्यकारी उसको यानी ये कानून मानना ही पड़ेगा ना। हाँ कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है कि अगर हमारा पार्लियामेंट कोई कानून बना, यानी संसद अगर कोई कानून बनाएगा ना नेता, तो राज्य को मानना ही होगा। क्यों मानना होगा? क्योंकि राज्य हमारा संविधान कहता है क्या, 256 और 257। अब देखो यहाँ पे फूफा जी का कैसे रोल आता है। अभी ये मत बताइए किसके फूफा जी का, ठीक है। यहाँ देखो कि अगर संसद का बनाया गया कानून राज्य बोलेगा हम मानवे नहीं करेंगे, अनंत सिंह स्टाइल में। सुनो फिर से, भारतीय संसद अगर कोई कानून बना दिया, बिहार सरकार बोलेगा हम आपका कानून नहीं मानेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य जो है भारतीय संविधान का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। समझ रहे हो सारे बच्चे? चंद्रशेखर, राज्य क्या किया, संविधान का उल्लंघन किया। यस सर। क्लियर है? क्यों उल्लंघन किया? क्योंकि संविधान में कहा गया है कि क्या कि तुमको हर काम संसद का कानून तुम पर बाध्यकारी होगा, लेकिन राज्य अपना एटीट्यूड में है, नहीं माना उसको कि ठीक है मत मानो। तो जब यह राज्य नहीं मानेगा तो इस पर क्या है, देख रहे हो ना कि यहाँ फूफा जी बैठे हुए हैं हमारे, है ना, बैठे हुए हैं। तो केंद्र जब कानून बनाएगा, राज्य नहीं मानेगा, तो केंद्र किसको बोलेगा, राज्यपाल को बोलेगा कि यार राज्यपाल तुम्हारा राज्य जो है मेरा कानून नहीं मान रहा है। यानी तुम्हारे राज्य में क्या है, यानी इस स्टेट में जो प्रशासन है वह संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है। बात समझ में आया? जब सब नहीं चलेगा तो तुम क्या करो, तुम हमको आवेदन दो, किसको, राष्ट्रपति को, कि वहाँ पर क्या लगेगा, पीडी रूल लगेगा। तब ना राष्ट्रपति क्या करता है कि राज्यपाल करता है, पीडी को देता है लेटर कि सर ये लगा राष्ट्रपति, ये राज्यपाल का शासन रूल लगाइए, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे कि राज्य संविधान के अगर संविधान तंत्र विफल हो जाए तो प्रेसिडेंट के रूल लागू हो जाएगा। क्यों लागू होगा, उसका यही कारण क्या है ऋतुराज, अनुच्छेद 256 257। देख रहे हो ना, सीधे उल्लंघन है। तुम नहीं मानो, तुमको तो मानना ही पड़ेगा, नहीं मानोगे तो संविधान का तुम उल्लंघन करोगे। यानी संविधान तक तुम्हारे यहाँ विफल हो गया तो राज्यपाल स्वतंत्र है तुम्हारे क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा प्रेसिडेंट रूल या पीडी रूल। तो सर जैसे कि मतलब सीए जो था और एनआरसी जो कानून था सर, तो वो केंद्र जो लागू की, उसके बाद कई राज्यों ने अपने विधानसभा से ये पारित करवाया और उसका विरोध किया, ठीक। और जैसे कि आयुष्मान भारत है, तो उसमें भी जो पश्चिम बंगाल से 1-2-3 राज्य है वो लागू नहीं किया। तो इस आधार पर सर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है सर? लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है ना। लेकिन अब यहाँ देखो ध्यान से, मामला समझो कि जो एनआरसी जो है ना, एनआरसी का जो मुद्दा था वह किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और इस धर्म विशेष को क्या है, हमारे संविधान जो अल्पसंख्यक है ना प्रावधान किया गया हो, इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। समझ रहे हो चंद्रशेखर? यानी अल्पसंख्यक को क्या क्या प्रोटेक्ट किया। yes, sir. यानी अब यहाँ पर क्या है कि संसद का ही कानून संविधान का ही अनुच्छेद से क्या करता है, टकरा रहा है। यानी इधर से क्या किया, लक्ष्मण जी तीर मारा, उधर से मेघनाथ तीर मारा, बीच में तीर एगो तीर गायब हो गया, हुआ ना जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि दोनों का तीर एक के साथ गायब हो जाता है। यानी ऐसी स्थिति में जब भारतीय संविधान का दोनों अनुच्छेद एक दूसरे के साथ क्लैश करे, तब उसके लिए सरकार क्या करती है, एक समिति ये सुप्रीम कोर्ट के जज के ये चेयरमैनशिप में एक न्यायाधिकरण का स्थापना करती है कि भाई बताओ कि किसका कानून हावी होगा, कहाँ कहाँ हमको लूप होल्स है। तो अब देखिए होइएगा कि एनआरसी जब लागू करने का बात चल रहा था तो भारतीय सरकार संसद ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन भी किया था भारतीय संसद ने, उसके जज के माध्यम से। हम बताओ क्या बोल रहे हो?
बताएं। सर ये बोल रहे थे सर कि जैसे कि मौलिक अधिकार है, ठीक है, तो मौलिक अधिकार तो है कि नागरिक को मिलना ही है, ठीक है, और मौलिक अधिकार के अलावे जो भी कोई कानून अगर बनता है और मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करता है तो उस मात्रा तक उसको शून्य माना जा सकता है। हाँ, ठीक, तो अगर मान लीजिए एनआरसी का अगर जुडिशियल रिव्यू होगा सर, मतलब सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या ये संभावना है कि ये मतलब इसको खत्म कर दिया जा सके? देखो अब ये तो वहाँ के जो बड़े बड़े विज्ञान जानने वाले लोग हैं ना, वो ना बता पाएंगे, हम भी तो तुच्छ प्राणी हैं। एनआरसी अभी भी कहाँ लागू हो पा रहा है, देख ही रहे हैं ना कितना विवाद चल रहा है। आपको तो सर बहुत ज्ञान है सर, आप तो कहते हैं सर। नहीं वो बात हम नहीं कह रहे हैं, ये एक अलग मुद्दा है चंद्रशेखर। एनआरसी जो है ना आपके देश की एकता, बंधुता, संप्रभुता, यानी एनआरसी आपके प्रियम्बल से जुड़ा हुआ है, एनआरसी आपके अल्पसंख्यक का प्रोविजन से जुड़ा हुआ है, एनआरसी आपके क्या है कि समझो कि इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। भाई अगर मुसलमान हो तुम यहाँ कुछ करोगे तो तुमको खरीद तेल देगा, पेट्रोल देगा, यानी इसको हल्का नहीं समझते, यानी इसमें मानवाधिकार का भी मुद्दा हो सकता है, मानवाधिकार का ही मुद्दा है इसमें, है ना। तो तीर से तीर टकरा है मेघनाथ का लक्ष्मण का। अब देखते हैं कि भाई प्रभु की क्या लीला है, आगे करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज जो है ना वो अपना देख रहे हैं कि क्या मामला करेंगे उसमें। एक सिंपल सा हम लोग के पास में है कि उसको मानना बाध्यकारी होगा, लेकिन हमने कहा कि संविधान में बहुत प्रकार का छेद किया गया हुआ है जिससे राज्य टक से निकल जाता है पास होकर के, है ना। आई बात समझ में वर्षा सब लोगों को? यस सर। जी सर। हंस रही हो क्या है जी? वो टिकटॉक देखी होगी नहीं? बताओ कुलदीप क्या? सर लगता है सर मीम खूब देखते हैं सर, मीम का शब्द का यूज खूब करते हैं सर आप। कौन? टक से निकल गए। हाँ, एक है ना मिथिका द्विवेदी है उत्तर प्रदेश की, बड़ा अच्छा वो बोलती है, छोटी सी वो 11-12 की बच्ची है कि झन्न से निकल जाता, टक से निकल जाता है वो। हम भी प्राणी है ना चंद्रशेखर, हम भी इस सोशल मीडिया सोशल में रहते हैं, ऐसा थोड़ी है कटेगा तो मामला खराब हो जाएगा। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? दिक्कत किसी को? रश्मि, रेशम, रागनी, गीता, कुलदीप, पांडे जी, दिलीप कुमार। सर कितना नाम आपको लेना पड़ता है? क्या करें, नहीं नाम लेंगे तो समानता कैसे हो पाएगा? हम बताओ नीतीश। सर बोल रहे थे जो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो है ये तो अभी हर राज्य में लागू है, ठीक है। इसमें सर किसानों को 2,000 रुपए जो मिल रहा है, ठीक ना। तो ये अभी तो जो संविधान द्वारा लागू हुआ है, संविधान द्वारा जो संसद द्वारा, ये अभी पंजाब में लागू नहीं हुआ। किसमें? ये तो बंगाल में भी लागू नहीं है सर। पंजाब में भी लागू नहीं है? बंगाल में इसका नाम, हाँ पंजाब में भी लागू नहीं है ये चीजें, बताओ। और वहाँ तो ये राष्ट्रीय शासन क्यों नहीं लग सकता वहाँ पे? किसमें? ठीक है, क्यों नहीं लग सकता? अब यहाँ पर देखो, ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका कि भाई प्रधानमंत्री जो कानून है ना, वो योजना का नाम बोले हो ना, ये ना क्या योजना है बताओ तो ऋतुराज? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक, तो यह क्या है कि यह सुनो मेरी बात। किसान सम्मान, हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है वह संसद से बनाया गया एक, क्या संसद से नहीं वो बल्कि एक पीएमओ का, प्रधानमंत्री मंत्रालय का ना एक योजना है, ना कि वह कानून है। बात समझ में आया? सर मेरा क्वेश्चन है योजना पर मत लेके चलिए। कृषि कानून जो बिल पंजाब सरकार जो विधानसभा से पारित करके हटाई है, उसमें पुनः जो संशोधन किया गया, हटाया गया संसद भवन से, उस पर कीजिए चर्चा। तो कुछ चर्चा का बिंदु तो बताओ ना कि क्या बिंदु रखना चाहोगे? हाँ, तो यही बिंदु है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किया गया? जो संसद से कानून पारित हुआ वो मान्य किया। तो ये तुम हमसे जो पूछ रहे हो ये बात तुमको कानून बनाने बाद से पूछना चाहिए ना कि क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लागू किए हो। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ जो कृषि कानून बिल जो हम लोगों का है वह हमारे राज्य सूची से मिला हुआ विषय है। ठीक, एग्रीकल्चर हो गया, फिर किसान का वेलफेयर हो गया, तो यानी वह एग्रीकल्चर किसका विषय है? राज्य का भी, और केंद्र भी कानून उसको बना सकता है। तो संविधान में कहा गया है ना कि एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो या एजुकेशन हो, कोई भी कानून आप बनाइएगा तो आपको राज्य से क्या लेना पड़ेगा, क्या उसको बोलते हैं, विचार विमर्श सहमति लेना पड़ेगा। ये तो बोला ना समवर्ती सूची वाले प्रोविजंस में कि भाई अगर राज्य समवर्ती सूची का कोई विषय है तो अगर केंद्र कानून बनाना चाहता है तो राज्य से तुम बात करो,
मुल्क, लेकिन यहाँ तो पूछवे नहीं किया ना पूरे किसान से, तो विरोध नहीं करेगा उसका। यानी सरकार ने खुद संविधान का उल्लंघन किया है, तो राज्य क्यों नहीं उल्लंघन करेगा उस चीज का? सरकार यहाँ लिखा है आर्टिकल 257 में सर कि भारतीय राज्यों को संसद द्वारा बनाए गए कानून को पालन करना होगा। होगा। तो कृषि कानून तो संसद द्वारा पारित है, ठीक है, तो राज्य क्यों नहीं पालन किया? क्यों नहीं पालन किया है? तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है क्यों नहीं पालन किया है। इसके लिए संविधान का जो कानून बना गया हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं छिद्र है, छिद्र को उसको बोलते हैं लूप होल्स। उस लूप होल के कारण ही जो भी राज्य थे हमारा, कुछ राज्य ने तो लागू कर भी नहीं किया है जी किसी कानून के लिए, कुछ राज्य ने नहीं लागू किया है। तो जो संविधान उसमें कुछ लॉ में लूप होल्स है, उसी का फायदा उठा करके लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो जो चीज़ संविधान में कहा गया होगा कि हाँ हम लोग लिखा है तो हम तुमको बता दिए, ठीक है ऋतुराज, अब सब कुछ थोड़ी मानता है जी। जैसे हम लोग वोट करने जाते हैं तो बोलते हैं कि लाइन में लग करके वोट करने वाले, सिनेमा टिकट में वोट लाइन में लगते हैं। यानी जो चीज़ लिखा हुआ है कि उसको ऐसा नहीं कि वो बाध्यकारी होता है मानवे करता है। संविधान के अनुसार क्या चलता है जरा बताओ। संविधान तो यह भी कहता है क्या कि भाई तुम, ये संविधान बोलते हैं कानून तो ये भी ना बनना चाहिए ऋतुराज कि भाई जो एक बार सांसद चुना जाता है उसके 5 साल के बाद पेंशन बंद करो। एक चपरासी का जब तुम पेंशन बंद करते हो तो पूरा विधायक का क्यों पेंशन चालू रखे हो आजीवन के लिए? इस पर भी तो बात होना चाहिए ना। तो जो चीज़ है कहाँ वो लागू होता है? किताब में कहा गया, पर संसद में कहा गया हुआ हम लोगों को संविधान में, तो हम भी पढ़े हैं, तुमको भी डिलीवर कर रहे हैं। किताब में अपने आंसर में इसी को लिखना है, जो विवाद का मुद्दा है उस विवाद के मुद्दे पर नहीं फंसो। समय कभी मिलेगा तो उस सब पर हम चर्चा कर देंगे, ठीक है। जो ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते हैं, हर चीज़ को जानकारी है मेरे पास में, लेकिन जब वो एनआरसी का मुद्दा हो गया या किसी कानून बिल का मुद्दा हो गया ना, उसके लूप होल से उसके रिटर्निंग तक हम उसको बता सकते हैं अच्छे तरीके से। उसमें लगभग 2-3 घंटे का समय लगेगा। कहाँ लूप होल है, कहाँ कानून बनाने में सरकार ने गलती की है। सरकार से गलती हुई है तब ने उसको वापस लिया है जी, निरस्त किया है। समझ रहे हैं कितना बड़ा बदनामी वाला बात हो गया सरकार के लिए पूरी दुनिया में, कि एक बार कानून अपने बना दिया तो लागू क्यों नहीं किया राज्य, कुछ तो कुछ गलती है, गड़बड़ है। तो ये सब चीज़ जो लिखा है जरूर कि उसको मानवे करेंगे, चलता रहता है उन सब चीज़ों में। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रशासन में समझ में आया इतना? सारिका समझ में आया इतना? ठीक है, चलो हाँ बताओ, बोलो बोलो, सुन रुके हुए हैं। समझ में आ गया सर? नहीं ऋतुराज बोल रहा है सर। नहीं सर, बोले कि समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ये बोले। अच्छा, आगे बात लाइनें कट गया था हमारा। चलो जी। ये बताओ, और पढ़ोगे? 2 घंटा हो गया है कि खत्म करें क्लास को, और कल डिस्कस करेंगे? ये बताओ, जैसा कहो। पढ़ाइएगा तो पढ़ लेंगे। अच्छा रह दीजिए सर, कल डिस्कस कीजिए। रह दे। चलो कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी समय में, ठीक है। आज रह देते हैं, कल मिलते हैं, कल। हाँ सर रह दीजिए आज। रह दीजिए सर।